तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, हमारी जानिब आवाज़ टेलीविज़न की जानिब से तकरार प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में मैं वसीम नकवी आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज आपको इल्म है कि आज फ्राइडे का दिन है, नवंबर की 18 और रबीउल सानी की 23 तारीख है और इस वक्त कनाडा में 9:20 हो चले हैं। आज किसी ख़ास मसरूफियत की बिना पर आपकी हर दिल अजीज़ और इस प्रोग्राम की जान और इस टेलीविज़न की शान समीना जबीन साहबा किसी मसरूफियत की वजह से कहीं मसरूफ़ थी, तो ये फ़राइज़ मुझे अंजाम देने पड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोशिश करूँगा कि प्रोग्राम के साथ पूरा इंसाफ कर सकें। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान और दुनिया के तमाम खित्ते में कहीं ना कहीं मुश्किलात का सिलसिला चल ही रहा है। कोविड के बाद से अभी तक दुनिया अपने तमाम मामला नहीं संभल पाई है। इसी तरह आप देखें कनाडा में एक मरतबा फिर जो फ्लू या कोविड जिसको लास्ट टाइम कहा गया था, एक मरतबा फिर सर उठाने लगा है और ये कहा जा रहा है कि जनाब इसमें एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, अपने और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को इस तमाम मौलिक बीमारी से महफूज रखें। अगर दुनिया के यूरोप की तरफ जाते हैं तो यूरोप की तरफ भी आपने देखा है कि जो यूरोप में इस वक्त हालात चल रहे हैं वो आप तमाम लोगों की नज़र से कहीं ढके छुपे नहीं है। मगर इस असना में हम चूंकि हमारा प्रोग्राम और हमारी गुफ्तगू सारी की सारी महवर होती है पाकिस्तान पे, और आप लोग भी ज़ाहिर है कि हर जितने भी हमारे कॉलर हैं, जितने भी बातचीत करने वाले हैं और देखने वाले हैं, वो अपने ज़ाहिर है कि वतन से मोहब्बत करते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं। कोई अच्छी बात होती है तो हम हद से ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कोई ज़रा सी भी मायूस कुन बात हो तो हम हद से ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, चूंकि हम हमेशा एक्सट्रीम लाइन लेते हैं। होना भी चाहिए, अपनी सरजमीन से कौन मोहब्बत नहीं करता, हर शख्स अपनी ज़मीन से मोहब्बत करता है। अच्छा होता है तो खुश होते हैं, कहीं कहीं भी थोड़ा सा भी बुरा होता है तो उसमें अफसोस तो होता है। बहुत सारी गुफ्तगू चलती है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की मीडिया और तमाम जितने भी चैनल्स हैं, तकरीबन कोई 32 से ज़्यादा चैनल हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ नामों से। और अब तो चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो यूट्यूब पे ट्यूबर जो है तकरीबन यूँ समझे कि 100 से ज़्यादा वीडियो रोज़ाना की पाकिस्तान के मामलात से के हवाले से अपलोड होती हैं। उसमें मुख्तलिफ राय देते हैं, मुख्तलिफ आराएँ होती हैं, मुख्तलिफ प्रोटेक्शंस होती हैं। कुछ लोग तो उसकी बाकायदा बड़े मुस्तनद तरीके से गुफ्तगू भी करते हैं, कहीं अच्छी और कहीं खबरें ऐसी भी होती हैं जिसमें कोई दम-खम नहीं होता। मगर चूँकि मीडिया का ज़माना है तो ये सिलसिला चलता रहता है। पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और आजकल जो कि करंट जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, जिसमें कि इमरान खान पीटीआई की जब हुकूमत ख़त्म की गई है और जब से लेके आज तक इमरान खान सड़कों के ऊपर आ गए हैं और उन्होंने एहतजाज का सिलसिला जारी रखा। किसी भी तौर पे उन्होंने हुकूमत से बात करने से इनकार कर रखा है, जबकि हुकूमत के हल्के और पीछे से और दूसरे इदारे भी इस कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरह इमरान खान से यानी पीटीआई से बात की जा सके, लेकिन वो इस बात पे राज़ी नहीं है। वल्लाह आलम के क्या होता है, मगर ये है कि चूँकि वो अपनी इस वक़्त जो सिलसिला लेके चल रहे हैं लॉन्ग मार्च का, वो होती है नहीं होती है, कामयाब होती है कि क्या होता है। इशू तो बहुत सारे पाकिस्तान में, मुश्किलात का हाल तो यह है कि ना बिजली का मसला है, गैस का मसला है, इकॉनमी है पाकिस्तान को इस वक्त जो आईएमएफ की शराइत जो ना मुकम्मल कर सके पूरी तरह से, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल है, कर्जों की अदायगी है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। कराची में अगर आप देखें तो कराची के अंदर माहौलियाती मसला तो था, साथ में लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला है। आम आम आदमी को, आम शहरी को घर से निकलते आते जाते उसको तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है।
तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो बात करते हैं मीडिया पे और ख़बरों में और यूट्यूब पे, वो बात करते हैं लॉन्ग मार्च की। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे साथ हरदिल अज़ीज़, आपकी जानी-पहचानी, टोरंटो की जानी-पहचानी शख़्सियत जनाब इरफ़ान खान साहब हमारे साथ होंगे, मोहम्मद इरफ़ान साहब, जो हमारे साथ एक ज़माने से रेडियो पे भी हमारे साथ तज़्ज़िया निगारी करते रहे। बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने जो अंदाज़े से, जो उनका अंदाज़ा है, उसके हवाले से वो बात कर सकें। ज़ाहिर है कि वो बात कोई अपनी तरफ से नहीं करते, एक मेहनत करते हैं, जो प्रिंटेड मीडिया में और सोशल मीडिया में जो खबरें होती हैं, उसको बाकायदा जमा करते हैं और फिर हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। आप भी हमारे साथ हिस्सा ले सकते हैं प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 6474840018। हम चलते हैं इरफान साहब की तरफ, उनको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी, वालेकुम सलाम। आपको भी और आपके तमाम नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई, मैं आपसे बराह रास्त सबसे पहला सवाल ये करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान का जो मसला है, वो क्या ये मसला है कि तोशाखाना का या लॉन्ग मार्च का, या हमारे पास और भी कुछ मसाइल हैं जो कि जिससे कि बराह रास्त एक आम शहरी मुतासिर हो रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सही कहा कि ये इस वक्त जो सबसे खतरनाक बात नजर आ रही है और तमाम लोग तकरीबन जानते भी हैं, वो है इस वक्त मईशत की हालत, और जिसकी खबरें बड़ी खतरनाक आ रही हैं। और खुद इमरान साहब ने कुछ दिन पहले अपनी तकरीर में फरमाया कि हमारा जो मुल्क है इस वक्त तकरीबन 72 से 75% के करीब डिफॉल्टर की तरफ जा रहा है, जो कि बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और लेकिन किस्मत ये है कि कोई इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, ना हुकूमत दे रही है इस मामले में, ना ही क्या कहते हैं आप जो है वो है, और मामला जो है कहीं से कहीं और जा रहे हैं। और ये सब दिन ब दिन अच्छा, ये बताएं कि अब ठीक है, पीटीआई हुकूमत दावा करती है कि ये एक अवामी हुकूमत है, सबसे ज्यादा मकबूल हुकूमत है, मकबूलियत का ग्राफ इनका बहुत ज्यादा है, हरदिल अजीज है, इनके साथ जवान भी हैं, नौजवान भी हैं। तो आखिर ये कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि बातचीत करके आपस में कुछ ऐसा सिलसिला निकालें कि असेंबली में जाएं और असेंबली में जाके इन तमाम मामलात के ऊपर बातचीत की जाए? देखिए, बात ये है कि असल में प्रॉब्लम ये है कि इमरान साहब जो है वो ये समझते हैं कि इन लोगों के साथ में बातचीत नहीं करूँगा, क्योंकि ये माजी के वो लोग हैं कि करदार ऐसे हैं कि जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को बेहद नुकसान पहुंचाया। तो जो इतना नुकसान पहुंचाया है, तो इनसे बातचीत करने का फायदा कोई नहीं है, वो ये समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि असेंबली में जाके इनकी आवाज को इतनी वो शब्दों नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहली बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि आज तक हमारी जो असेंबली है पाकिस्तान के अंदर शुरू से ही कितने सालों से, आप मुझे जवाब दीजिए नकवी साहब, कि उसने आवाम के फायदे के लिए कौन सी कानून साजी की है? कोई कानून साजी कभी असेंबली के लिए अंदर नहीं हुई आज तक। और जो भी हुई है उन्होंने अपने मफाद की खातिर की है, माजी में भी देख लीजिए। और इस वक्त भी जब वो आए ये हुकूमत में बैठे लोग, उन्होंने भी अपनी फायदे के लिए कानून साजी की, जिसकी मिसाल ये लैब की कवानीन की तरमीम है। तो उसमें भी इन लोगों ने अपनी करप्शन को पाक साफ करने के लिए कानून साजी की। तो अभी जब तक कोई ऐसा बिल पास नहीं हुआ, ना ही इस कौम पे इस हुकूमत की कोई दिलचस्पी है आवाम के मसाइल की तरफ। और मोस्टली ये लोग जो है वो अपनी इक़्तिदार और अपने करप्शन को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए इरफान साहब, आपने जैसा फरमाया कि जनाब इस हुकूमत की कोई इंटेंशन नहीं है, हुकूमत तो अपना काम कर ही रही है। सो जहां तक रहा आइन
कवानीन के पास कराने का मसला, तो अभी तो कोई ऐसे कवानीन की जरूरत थी नहीं कि जो आम पब्लिक के इंटरेस्ट में होते, मगर ये है कि आप जिस तरह से इस वक्त एक हिजाल सा बरपा हुआ है पाकिस्तान में, आप पिंडी की तरफ जा रहे हैं। मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर आप उन लोगों के साथ बैठ सकते हैं कि जो पीटीआई से आए हुए हैं, पीपल्स पार्टी से आए हुए, इमरान खान के साथ आप मुझे बताइए ऑर्गेनिक कौन है? एक आदमी मुझे बता दीजिए जो ऑर्गेनिक को जब उन्होंने पार्टी अपनी बनाई थी, जितने लोग उनके साथ थे उसमें से आज तक उनके साथ अभी तक वो लोग तो है नहीं जो उनके साथ शुरू में थे। अब जितने भी लोग उनके साथ चले सारे जेनेरिक है, तो अगर जब आप उनके साथ बैठ सकते हैं जो उस पार्टी से माइग्रेट करके आए, तो उस पार्टी के सरबराहान से क्यों नहीं बात कर सकते कि जिनके साथ वो रह चुके हैं? देखिए, वो माइग्रेट जरूर करके आए हैं, इलेक्टेबल हैं, लेकिन बात यह है कि आप वो उस नजरिए और उस बयानी के साथ हैं जो खान साहब के मंशूर में शामिल है, समझिए ना। तो इंसान जो है वो वक्त के साथ साथ अपनी जहन को भी तब्दील करता है, और जो लोग होते हैं वो अच्छी चीज की तरफ माइल होते हैं। तो ये इल्जाम देना कि वो इलेक्टेबल है तो वो नहीं है, ठीक है, वो इन द बिगिनिंग ये चीजें हुई उन्होंने। और आपकी इतला के लिए आप इतला तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो इलेक्टेबल है या ऐसे लोग जो है असर रसूख रखते हैं सोसाइटी में, वही जीतते हैं इलेक्शन। जी बिल्कुल। इन द बिगिनिंग में इमरान खान साहब ने जो किया, वो पहले इलेक्शन में वो देख चुके थे कि वो 35 सीटें नीचे उन्होंने, राइट। और उसके बाद फिर इनको बताया गया कि भाई बात यह है कि लोहे को लोहे ही काटता है, तो आपको भी इलेक्टेबल लोग चाहिए होंगे जिनके असर रसूख हैं अपने इलाकों में, और वो कहा चले। तो फिर उन्होंने अभी आपको चेंज किया, और वो लोग को जैसा कि उन्होंने पहले चेंज किया, तो क्या इस वक्त हालात के मुताबिक अपने आप को चेंज नहीं कर सकते? जबकि मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त बैकएंड के ऊपर बातचीत चल रही है। ये जो आप लॉन्ग मार्च लेके निकले हैं, इसको जो नहीं, आप बैकएंड पे कह रहे हैं, किसके साथ बातचीत चल रही है? बैकएंड सर बातचीत चल रही है इस वक्त इमरान खान के साथ, और अब वो उनमें फ्लैक्चुएशन किसकी चल रही है? आप मुझे बताइए, इमरान खान के साथ किसकी चल रही है? कुछ लोग हैं सर जो दोनों आपस में बातचीत को दोनों पार्टियों को करवा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, खबरें हैं नहीं सर, इरफान भाई, जो इमरान खान का सख्त बयानिया था कि मैं इन लोगों से बात नहीं करूंगा, आपको मैं बता दूं आने वाले चंद दिनों में इमरान खान इनसे निगोशिएट करते हुए नजर आएंगे आपको, मेरी इतलात के मुताबिक। नहीं, इस्लाम कोई दलील भी दीजिए ना, खाली इस्लाम तो नहीं है कि किस बलबूते को बात करेंगे। क्या ये देखिए, हम तो कोई आपको खबर दे सकते हैं, दलील और आपको सबूत तो नहीं दे सकते, अदालत में तो नहीं है। आज इतना बड़ा देखिए अरशद शरीफ का मर्डर हो गया, आज तक उसकी कोई दलील और सबूत नहीं लेकर आए, लेकिन तमाम लोग कहते हैं कि किसने किया, आप सबको पता है किसने किया और कैसे किया, क्या किया। ये तमाम मुल्क का मसला जो है नकवी साहब, बात ये है ना नवाज शरीफ है, ना शहबाज शरीफ है, ना आसिफ जरदारी है, ना फजल रहमान है, ना इमरान खान है। हमारे मुल्क का मसला जो रहा है वो हमेशा वन मैन शो कर रहा है। जी जी। और आप समझ गए होंगे कि वन मैन शो क्या मतलब है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का जो आर्मी, यानी हमारी जो आर्मी चीफ होता है, वही ताकत का मंबा है हमारे मुल्क के अंदर। जी जी। और इसको माजी में भी आप जानेंगे तो कहीं ना कहीं इन मामलात में काफी हद तक आपको जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का आर्मी चीफ है वही इन्वॉल्व नजर आते हैं, क्योंकि वही ये हमारे मुल्क में वन मैन शो चला है हमेशा से। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने असर रसूल का इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। और पहले तो हम इस चीज को नहीं मानते थे कि ऐसा कोई हालात और वाक़यात है या वो लोग इस तरह मुलव्विस हैं। आप ये तो मैं अब इमरान खान ने आकर इस चीज को बहुत खुले तरीके से वाज़ेह कर दिया, और तकरीबन ये पर्दा जो है उठा दिया, समझे। और पर्दा उठ गया है कि हमारी हुकूमतों को चलाने वाले, हमारे महकमों को चलाने वाले, और इस तमाम ताकत का जो मंबा है वो आर्मी चीफ है। नहीं, आर्मी चीफ के अलावा आप ये देखें कि वो तो चले एक होता है, मगर आपकी सियासी जमातों ने पिछले 30 सालों में क्या किया? 3.5 साल में आपके इमरान खान साहब ने क्या किया, आप मुझे बताइए।
इमरान खान साहब ने देखिए, आप अगर गौर करें तो उस वक्त की जो GDP थी वो 5.99 थी, 6% थी। और उसके अलावा उन्होंने काफी प्रोग्राम जो थे डेवलपमेंट के शुरू किए हुए थे, डैम्स शुरू किए हुए थे उन्होंने। आपको याद होगा कि फैसलाबाद के अंदर जो इंडस्ट्री थी अपना इसकी टेक्सटाइल की, वहां पे मजदूरी मिलते थे लोगों को, और वो फैक्ट्रियां जो थी अल्लाह ताला के फजल करम से दिन रात चल रही थी। सियालकोट के अंदर जो इंडस्ट्री थी वो माशाल्लाह बूम कर रही थी। आपकी जो मूडीज जो इंटरनेशनल वो रेटिंग करती है, उसने पाकिस्तान को बड़ा पॉजिटिवली बताया कि पाकिस्तान जो है अपनी नशर में आगे चल रहा है। तो ये हम डिनाई नहीं कर सकते। देखिए इरफान साहब, वो फैसलाबाद की जो आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं वो तो पिछले 40 सालों से चली रही थी। नहीं, कहाँ चल रही थी भाई मेरे, क्या बात कर रहे हैं आप? जो भी आपकी, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप कैसे कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के दौर में और उसके अलावा क्या कहते हैं इन लोगों के दौर में इंडस्ट्री का क्या हाल था। लोग तो अपने इन्वेस्टमेंट देके यहाँ से चले गए बांग्लादेश, काफी लोग बांग्लादेश। और वो तो पीपल्स पार्टी के जमाने में भी गए थे। तो ये जब कारोबार, जब बॉर्डर्स के क्रॉस द बॉर्डर जब कारोबार खुला है तो पूरी दुनिया की कंपनी एक दूसरे की कंट्रीज में जाती है। तो वो ऐसा नहीं था कि हालात की वजह से गए थे, कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज की वजह से गए थे। जाती जरूर है, वो किसी और वजह से जाती है, इस वजह से नहीं जाती कि वहाँ के निजाम की वजह से या करप्शन की वजह से। वो इसलिए जाती है कि वहाँ पे उनको जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कास्ट महंगी पड़ती है, तो इसलिए वो दूसरी उस कंट्री में जाती है जहाँ पे नहीं। आपको मैं बताता चलूं कि पीपल्स पार्टी के दौर में और मियां साहब के दौर में आज से कोई यानी समझे आप 20 साल पहले से पाकिस्तान से जो कॉटन की इंडस्ट्रीज थी, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग और गारमेंट फैक्ट्रीज, ये बांग्लादेश मूव होने लगी थी। और दुबई ने भी जब एक्सपोर्ट फ्री जोन बनाया था तो दुबई में भी फैक्ट्रीज मूव हुई हैं। वो अपनी कंट्री की वजह से नहीं मूव हुई थी, बल्कि वो इसलिए मूव हुई थी कि दूसरे ममालिक ने उनको एक तो चांस दिया था, फैसिलिटीज दी थी। दूसरी बात, कॉटन की एक्सपोर्ट पे कोटा सिस्टम था। पाकिस्तान से पूरे यूरोप में, अमेरिका में कोटा था कॉटन के अंदर, क्योंकि कॉटन गारमेंट्स बनाने में पाकिस्तान बहुत अव्वल दर्जे में आया करते थे। तो इनकी एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ पाबंदी थी। कोटे की वजह से ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश जब वहां से एक्सपोर्ट करते थे तो इनको बांग्लादेश के कोटे में आते थे। इसी तरह मिडिल ईस्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो वहां पे वो अपने आप को सेफ किया करते थे। तो ये वजह नहीं थी कि पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब थे। हालात इतने खराब नहीं थे अपना इरफान साहब, जो आज जिस नहज के ऊपर पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। पता नहीं आप कैसे कहते हैं कि हालात इतने खराब नहीं थे। अगर इतने खराब नहीं थे तो हम इस वक्त डिफॉल्टर की तरफ क्यों जा रहे हैं? डिफॉल्टर की तरफ तो आप इसलिए जा रहे हैं कि अभी पिछले 4-5 सालों में जो हालात हुए आपके, ये 4-5 सालों में क्या, देखिए खाली अल्फाजों को कह देना, ये आपको बताइए ना कि क्या ऐसी हालात हुए पिछले 3-4 साल में जिसकी वजह से हम इस नहज पे पहुंचे। आप कोई मिसाल दीजिए ऐसी कि कोई इकोनॉमिकली कोई गलती बताइए। नहीं, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं मैं, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं इरफान साहब कि यहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि पहले आज से 2015 में, 2014 में, 2016 में इतने हालात खराब नहीं थे। एक सेकंड हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ एक कॉल है, इनसे जरा बात करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, ठीक ठाक, आप बताइए। कॉलर है उनको भी सलाम सबको। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं एक चीज की यहाँ पे करेक्शन कर दूं। देखिए, ये जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई है और नून लीग ने हुकूमत उनसे ली, जी, तो ये कोई 22 या 23 अरब डॉलर की, 22 अरब की एक्सपोर्ट थी, ठीक है, जो उन्होंने की थी पीपल्स पार्टी ने। जब इनका दौर खत्म होता है नून लीग का, तो ये 1 अरब डॉलर वहां पे एक्सपोर्ट इनकी कम हो जाती है। अच्छा, ये वही दौर था जब बांग्लादेश की एक्सपोर्ट और हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन यानी इनके दौर में 1 अरब ऊपर निकल जाती है बांग्लादेश की एक्सपोर्ट। तो यानी आप अंदाजा करें कि उस टाइम से लेके बांग्लादेश ने अब तक पीछे मुड़ के नहीं देखा।
ये तो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट, सर एक मिनट मेरी बात सुने, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट को उठाने वाला कौन था, कौन सी इंडस्ट्री थी, कौन से वो आइटम थे? टेक्सटाइल। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, और टेक्सटाइल में जितनी पार्टिसिपेशन आपके पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स की थी, पाकिस्तान की तो इंडस्ट्री सारी शिफ्ट हो गई थी जी। देखिए उसमें एक फैक्टर शायद आप जो बता रहे हैं वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बिजली उनको नहीं मिल रही थी। ठीक। बदतरीन लोड शेडिंग थी आपके मुल्क में, और जो आपके मुल्क में उनको यानी एक यूनिट जो पड़ रहा था उस पर जो ओवरहेड कॉस्ट थी वो दूसरे मुल्कों में बहुत कम पड़ रही थी। सही। तो इस वजह से वो उनके बारे में ही नहीं आ रहा था। सही। तो वो दौर ऐसा था कि इंडस्ट्री आपकी बंद होती चली गई। ठीक। फिर आपके सामने सूरत हाल, तो इमरान खान को जिस वक्त ये हुकूमत मिली है तो ये $1 अरब एक्सपोर्ट कम हो चुकी थी। पीपल्स पार्टी के दौर से नून लीग ने जो काम किया उस पर बढ़ाई नहीं, कम कर दी। वहां से इमरान खान ने जो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई है तो ये $32 अरब तक ले गए, जो मैं समझता हूं कि सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। अच्छा, ये एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो इंडस्ट्री चली गई थी वापस वो भी आ गई, पाकिस्तान में आना शुरू हो गई क्योंकि इतने ऑर्डर थे। अच्छा, फिर ये हुआ कि बंद इंडस्ट्री चला दी। एक तो कोविड का जमाना था, आपको तो पता है उस वक्त कैसी सूरत हाल थी पूरी दुनिया की। जी जी जी। उस वक्त पे इमरान खान ने जो डिसीजन लिए बहुत पॉजिटिव थे, और वो ऐसे डिसीजन थे जिससे एक तो गरीब को रोजगार मिला, ठीक है, और फिर एक्सपेंशन पे चली गई इंडस्ट्री। यानी आप अंदाजा करें इतने ऑर्डर थे कि वो पूरे नहीं कर पा रहे थे, और वो सब मोस्टली इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक्सपेंशन पे गई, उन्होंने लोन लिए बैंकों से और वो सारा कुछ बेहतरीन चल रहा था। आपके सामने अभी वो जो बात कर रहे थे 6% बिल्कुल सही कह रहे थे। सारे टारगेट पाकिस्तान ने अचीव किए, और फिर ये जब सूरत हाल बनती गई, और आप देखें ना फिर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने सारी रेटिंग पाकिस्तान की मतलब मुस्तहकम से और यानी एक दर्जा और ऊपर ले गए, क्योंकि पाकिस्तान नजर आ रहा था कि ग्रोथ में जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली के उस टाइम पे हुकूमत गिरा दी गई, और फिर सारी सूरत हाल आपके सामने। अब तो ये हाल है कि 16,000 यूनिट तो सिर्फ कराची में बंद हुए, फैसलाबाद के अलग बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, और कहते हैं कि इंडस्ट्री को अब जो उनको दिया गया है कि गैस नहीं मिलेगी 3 महीने तक का जो उनके लिए मामला हैं, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। आप गाड़ियों की इंडस्ट्री देख लें, वो बंद होने के बहाने पे पहुंच गई है। सीमेंट इंडस्ट्री देख लें, 50% सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है। ये सूरत हाल जब मुल्क में होगी तो ऐसे में तो आप अंदाजा कर लें कि एक तरफ हमारे गर्दन पे तलवार लटकी हुई है कि डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। जो 5% हमारा था कि हम डिफॉल्ट होने इमरान खान के दौर में, अब 80% पे आप अंदाजा करें, ये सूरत हाल है आपके मुल्क की। अच्छा, आप मेरे साथ ही लाइन पे रहिएगा, जरा इरफान भाई से पूछते हैं कि डिफॉल्टर होने की सूरत में क्या सिचुएशन बन सकती है पाकिस्तान की? देखिए, आपके रुपए की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी, और वो तो गिर चुकी है ऑलरेडी, $250 के ऊपर, $250 पे मेरे ख्याल में चला गया है। नहीं, देखिए इससे भी, ये तो 250 तो अभी भी है, ठीक है, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा कदर इसकी गिर जाएगी। मैं जल्दी से पैसे लेकर आ जाऊँ, बंद हो जाएंगे कुछ दुनिया से, और आपका कारोबारी जो सिलसिला है वो कट जाएगा, और ये काफी उससे मुसीबतें आपको होंगी। बाकी हुकूमतों के मामला में आपकी डिफेंस जो है वो कमजोर पड़ जाएगी, समझ जाएगी ना, और आपके पास अगर तनख्वाह के पैसे ना हुए सैलरीज के लोगों की गवर्नमेंट के इम्प्लाइज के लिए, तो खतरनाक सूरत हाल होती है उस सूरत में, और कोई भी कर्जा देने को आपको तैयार नहीं होता। तो इस सूरत में फिर सौदेबाजी की जाती है मुल्कों के साथ, और ये बड़ी ताकतें जो है ये फिर इस चीज को देखती हैं कि इस मुल्क से हमें क्या फायदा मिल सकता है, अगर ये डिफॉल्ट पे होता है तो क्या चीजें हो सकती। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है जो दुनिया के अंदर खटकती है सबको, वो है हमारे न्यूक्लियर पावर्स, समझिए। तो उसकी वजह से क्योंकि हम वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो एटमी ताकत रखते हैं, तो ये चीजें हमारे जो दुश्मन है उनको बहुत खटकती हैं, और ये सारी प्लानिंग जो है वो इसको हासिल
हासिल करनी अच्छा, इनसे भी पूछते हैं जरा, हमारे कॉलर ये माशाल्लाह काफी नॉलेज रखते हैं, काफी नंबर्स की बात कर रहे हैं, मेरे साथी हैं, तो इनसे मैं पूछता हूँ कि इससे बचने के, नहीं आप ही से पूछो, मैं ये बताएं कि इससे बचने के तरीकेकार आप बता सकते हैं कि इस वक्त वो कौन से तरीकेकार तो ये है कि अभी इन्होंने इस्हाक डार साहब ने आके जो काम किए हैं ना, वो इनके गले में पड़ जाएंगे। इन्होंने देखें पोर्ट के ऊपर कंटेनर खड़े हुए, कोई कहता है 2000 हैं, कोई कहता है 1500 हैं, बहुत सी तो ऐसी खाने पीने की अशिया हैं वो खराब हो गई हैं। अच्छा, अब बाहर से आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, एलपीज खुल नहीं रही हैं, कहते हैं कि ये अगर बाहर के जब ये मंगवाएंगे अपने चीजें तो ये $300 पे भी रुकेगा नहीं। जो इन्होंने रोका हुआ है, ये इतने हालात खराब हैं आपके मुल्क में कि इस वक्त तो देखें सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो यही हो सकता है कि एक ऐसी हुकूमत लाई जाए जो केयर टेकर ही हो, कम से कम उसके पास इख्तियारात तो हों। अब आप अंदाजा करें, शहबाज शरीफ 6-7 दिन अमेरिका में कहाँ ये घूमते फिरते लंदन पहुंच गए, फिर यहाँ आए तो पता नहीं। पहले ही आपकी इतनी कमजोर हुकूमत है, इस्हाक डार टीवी पे आके नहीं बता रहे कि क्या सूरत हाल है, IMF से कर्जे हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे। देखिए भाई, बात यह है, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल हकीकत है। बात यह है कि हम उन लोगों की बातें कर रहे हैं जो दिलचस्पी नहीं रखते इस मुल्क के साथ। नॉन इश्यूज पे हम बातें कर रहे हैं कि जी इमरान खान हम दीवार के साथ सर पीट रहे हैं अपना। ये लोग बदबख्त है, इनको कभी माजी में भी आप इन पे नजर डालें तो इन लोगों ने कभी इस मुल्क का ख्याल ही नहीं किया, हमेशा से ये मफाद परस्त रहे हैं, समझ लीजिए ना। तो हम अब इन पे इतनी मजीद बातें कर चुके हैं कि अब तो शर्म आती है कि हमें खुद शर्म आने लगी, लेकिन इनको शर्म नहीं आती अपनी हरकत की वजह से। और ये इतने सेल्फिश है, मफाद परस्त है कि आदमी के मुल्क को किस न्याय पे ले गए हैं। देखिए 1100 अरब रुपए का वो जो केस था नैब के अंदर, वो उन्होंने माफ करवा लिया शहबाज शरीफ ने। ये वो लोग थे जिन्होंने जेल के अंदर जाना था और ये आगे कुश्ती पे बैठ गए। तो इसको सबको चलाने वाला कौन है वसीम साहब? वसीम भाई, आप ये देखें कि आप जो काबीना बनाई गई है 70-75% नैब ज़दा है। अब यार आप इनसे आर्मी चीफ के लिए मशवरा किया जा रहा है, तो भाई जेलों में जो बैठे हैं उनसे भी कर लो यार मशवरा। वो तो छोटे चोर हैं, उनका कसूर ये है कि वो छोटे चोर। मगर आपकी मजबूरी है कि जो कानून आपको कहता है, जो आइन कहता है, आप उसी से करेंगे ना। आइन कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो वक्त का हाल, जो उस वक्त का वजीर आजम होगा, ये फैसला वो कर सकता है, वो किसी से भी मशावरत कर सकता है। इसमें इलीगल काम तो कुछ भी नहीं है। देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के वो। सर मैं तो वो बात करूंगा जो मुझे नजर आ रहा है, जो सामने पेपर्स में है। मैं आज कर रहा हूँ, तभी आपको कह रहा हूँ कि आपको जो नजर आते हैं हाथी के दांत, वो खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। यही मामला जो है पाकिस्तान के अंदर होता है, बदले के पीछे कोई और होता था। ये वैसे वसीम भाई, ये तजर्बा बुरी तरह फ्लॉप हुआ। स्क्रिप्ट राइटर ने जो इस दफा स्क्रिप्ट लिखा था ना, जी वो उल्टा पड़ गया इनको। ये बात तो सही कह रहे हैं आप कि जो इस वक्त का तजर्बा हुआ है वो तो तमाम जी हमारा काम करता है कि कैसे। बात ये है कि आप ये देखिए कि जो शख्स है आपका इमरान खान, जो इस वक्त पाकिस्तान में ऑपोजिशन कर रहा है, जो सड़कों पे है, उसने ये सारा मामला किया। ऐसा एक शख्स आके खड़ा हुआ इनके सामने जिसकी कोई ऐसी फाइल नहीं थी इनके पास, ना कोई करप्शन थी, ना ही जिसके माजी के अंदर कोई ऐसी बदयानत थी। वो शख्स खड़ा हो गया इनके सामने डट के, क्योंकि वही शख्स इनके सामने खड़ा हो सकता था क्योंकि ये ईमानदारी के साथ, मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाला हो, लोगों का एहसास करने वाला हो, तो वही शख्स इनके आगे डट के खड़ा हो सकता था। और अल्लाह के फजल से वो खड़ा हुआ और इमरान खान ने ये लोगों को बावर कराया और बताया कि हम लोग जो है हम एक कठपुतली होते हैं जब हुकूमत में जाते हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या मैं था, ये सब ने कहा हुआ है। बेनजीर मरहुमा ने भी ये बात की थी कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता, राइट। नवाज शरीफ ने भी यही शिकायत की थी। तो इसका मतलब है कि दरे पर्दा कोई ना कोई है, समझ लीजिए। तो ये वही है जो आज बिल्कुल पर्दे के सामने आ चुके हैं, पर्दा उठ चुका है। और ये ठीक है, माजी में भी आर्मी चीफ ने बहुत सारी चीजें की हैं अपने मफाद, अपनी ताकत के लिए, लेकिन इस दफा तो भाजपा ने तो हद ही कर,
यानी कि हमारे जो आर्मी चीफ था उन्होंने इंतहाई चीजों को चुन लिया, समझिए। देखिए साइफर आया और उसको देख के सिक्योरिटी कॉर्पस की जो मीटिंग हुई, तीनों जो चीफ थे अफवाजों के, तीनों अफवाज के चीफ उसमें बैठे और डिफेंस सेक्रेटरी बैठे, सब ने वो किया। और मैं वसीम साहब सबसे ज्यादा आज भी वाखुदा मैं सलूट करता हूँ। अगर मुझे असल मुजीब साहब जो उस वक्त तफरीक से मैसेज थे अमेरिका के, वो अगर मुझे मिले तो मैं उनके हाथ जोड़ूं। उस एक सेकंड, एक मिनट इरफान भाई हमारे साथ होल्ड कीजिएगा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, आप भी होल्ड कीजिएगा भाईजान, तो एक कॉल ले लें तो फिर बात करते हैं। हेलो जी, हेलो अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम अर्शद भाई। सर, मैं आपको ये सवाल जो देख रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने सब कुछ सबके आगे जो है सबको खोल के रख दिया है। इमरान खान तो कह ही रहे हैं कि फौज मेरे साथ अगर रहे तो फिर ठीक है। उनका तो आखिरी मिनट तक ये कहना है कि अगर फौज मेरा साथ दे सब कुछ ठीक है, मगर किसी और का साथ अगर चला जाए या अगर किसी का साथ ना दे तो ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ये जो आकर के ये जहाँ दावे कर रहे हैं कि फौज के खिलाफ उन्होंने बड़ा यानी कि तोप चला दिया है, उनके अपने मुंह के अल्फाज हैं कि फौज जो है मेरे साथ रहे। और भाई मेरे फौज को हाई के साथ रहना चाहिए। मैं आपसे क्रॉस टॉक नहीं करूंगा, आप जो भी साहब है या तो आप बात करें। हाँ इरफान भाई एक सेकंड, हाँ इरफान क्रॉस टॉक नहीं कर रहे हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। आप गलत गाड़ी से बात न I am not going to talk to you. इरफान साहब उनसे सवाल ले लेते हैं। गलत गाड़ी से बात करें, आप मुझसे बात ना करें। I don't care कि मैं गलत बयानी से बात कर रहा हूँ। अर्शद भाई, आप कह के मैं गलत बयानी। जी अर्शद भाई आप अपना मौके बयान कर दें। इरफान साहब फिर आपसे जवाब लेते हैं प्लीज, उसके बाद इनकी बात सुन लें फिर जवाब दे दीजिएगा आप। जी अर्शद साहब जी, नहीं आप सर आप अपना बयान बाद में दीजिए, पहले आप उनके अर्शद भाई एक मिनट इरफान साहब उनकी बात पूरी होने दें प्लीज, उनकी बात पूरी होने दें, बीच में क्रॉस टॉक नहीं करते। चलें इनकी बात पूरी हो जाए फिर आपकी पूरी बात ले लेते हैं। जी सर, आदमी को इतनी समझ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बताइए जी। The viewpoint can be true for somebody and it can be wrong for somebody. Right. Okay. Complete your things. जी go ahead. बेसिकली जो है प्रॉब्लम ये है कि ये कह रहे हैं ना कि बड़ा इन्होंने तीर चढ़ा लिया है। आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब का भी मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन होंगे तो तहरीक इंसाफ जीतेगी। राइट, ठीक है। अगर ये आपको इतना एतमाद है और इलेक्शन में यानी कि 9-10 महीने कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चलेंगे कैसे गुजरेंगे। ठीक है तो जी go ahead. अगर आप इस अरसे में जो है आप बर्दाश्त कर लेते हैं तो आपकी 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी। राइट, ठीक है। तो आखिर वो क्या बात है कि जो उनको सड़कों पे लेके आई थी है। ठीक है। इसलिए कि उनको पता ही है कि जिस बयानिए की बुनियाद पे उन्होंने ये जो भी उनके साथ अगर सपोर्ट आया है अवाम का, जैसे उनका पर्दा उठ रहा है वो सपोर्ट आहिस्ता कम होता जाए। ठीक है सर, ठीक है। यही डर उनको मारे जा रहा है। इतनी इलेक्शन की क्या जल्दी है, ठीक है। जबकि उनको पता भी है, वो कहते भी हैं कि अगर मेरे साथ फौज नहीं होगी और या मुझे अब जो मेरी इख्तियार नहीं लूंगा। अच्छा, अब जो मुझे इत्तलात मिल रही है वो ये कि इमरान साहब इस बात पे राजी हो चुके हैं कि इस बात पे राजी हो गए कि इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर हो और इनके बैक एंड पे कहीं ना कहीं मामला चल रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान का जो सख्त बयानी है वो उससे शायद हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करें। तो इसके ऊपर देखते थोड़ा सा सिट एंड वॉच करना पड़ेगा जी। दूसरी बात ये कि अगर उनका ये ख्याल है कि इंस्टीट्यूशन फौज एज ए इंस्टीट्यूशन कभी भी अब उनके पीछे खड़ी होगी, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होगा। इसलिए कि उन्होंने अपने आंखों से देख लिया है कि इनका जो है क्या जो उनकी हकीकत उनके सामने खुल के। ठीक है अर्शद भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं एक आखिरी बात कर लूं। जी मुल्क ने तरक्की कर ली है। पाकिस्तान के 70 साल से के जो कर्जे हैं उससे ज्यादा कर्जे 3 साल में इमरान खान ने लिए हैं। अगर मुल्क में इतनी तरक्की हो गई है, इतनी GDP बढ़ गई है, इतनी अवाम में खुशहाली आ गई, तो ये कहा क्यों कर्जे लिए गए और किसको अदा किए गए। बहुत जबरदस्त। ठीक है जवाब दे दिया जाए तो बाकी कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है मैं इनसे लेता हूँ। बहुत शुक्रिया जी इरफान भाई। जी देखिए, मैं एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं इरफान साहब से जवाब ले लूंगा इनके पास को। जी इरफान साहब बोले। हेलो जी बोले आप हैं लाइन पे इरफान साहब।
देखिए बात सुनिए, इमरान खान ने कर्जे अपने घर के लिए थे, आपके ऑलरेडी 30,000 अरब रुपए के कर्जे से आपके ऊपर, उसकी किस्तों को अदा करने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, और ये हकीकत सब जानते हैं। ये आके लोग जज्बाती होकर बातें करते हैं, लेकिन हकाइक को नहीं समझते कि जब इमरान खान आए थे तो खजाने में क्या था इमरान खान के पास, और वो फिर क्यों नहीं भागा वो लोगों के अपने मुल्कों में पैसे लेने के लिए, ताकि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया जाए। उस वक्त भी यही कंडीशन थी, और फिर उसने वो कोशिश की, और 3 अरब रुपया सऊदी अरब से मिला, फिर चाइना से मिला और कतर से मिला, तो वो करके हालात जो है वो पहिया ऐसा उन्होंने चलाना शुरू किया। और फिर उसके बाद आप देखिए कि इंटरनेशनल जो अपना कंपनीज और ये वर्ल्ड बैंक हो गया और ये IMF, ये सब इन्होंने खुद ध्यान दिया पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान जो है वो सही सिमत में जा रहा है। यानी कि ये कोई सियासी बयान नहीं था, इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का बयान था, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो तरक्की है और वो सही सिमत की तरफ चल रही, तो कोई ना कोई चीज तो थी जो हम लोग हमारे जो फिगर्स थे वो अच्छी आ रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फौज और ये एक पेज पर, और भाई फौज का काम ही क्या है सियासत में दखलंदाजी का। यार क्यों आप ये बात करते हैं कि फौज का काम नहीं है? दुनिया में कौन से ऐसे मुल्क है कि जहां पे फौज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता सियासत में? एक लिमिट होती है। अच्छा, अब आप पहले तो अब आप लिमिट के ऊपर, तो लिमिट सेट करना मेरा और आपका काम थोड़ी है, तो उन ममालिक का काम है जो उन ममालिक के सरबराहान है। लेकिन ये कहना कि फौज का दखल नहीं होता, दुनिया की कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहां पर सियासत में फौज का इन्वॉल्वमेंट ना हो। आपने की है तो बहुत आगे तक चली जाएगी, लेकिन मैं पहले जरा सा ये बता दूं कि इमरान खान ने बगैर फौज के, बगैर बेसाखियों के सारे इलेक्शन जीते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। अभी ज़मीनी इंतखाबात हुए, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इमरान खान। नहीं तो आपके ख्याल में, एक मिनट, आपके ख्याल में क्या 2018 में जब इमरान खान साहब आए थे, क्या इसमें किसी का हाथ नहीं था उनको लाने में? मैं उसमें नहीं जाता, वो वक्त वो तो सारी पार्टियां जो हैं वो इसी तरह आती रही, लेकिन मैं मौजूदा बात कर रहा हूँ जो अभी बात हो रही है। इमरान खान ने प्रूव किया कि पूरा मीडिया एक तरफ, 95% मीडिया एक तरफ, तमाम 14 जमातें एक तरफ, इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, तमाम जितने इदारे थे जो उनको सपोर्ट कर सकते थे वो सब एक तरफ। उनकी मौजूदगी में इन पार्टीज को मारा है इमरान खान ने, और इनके घरों में जाके मारा है। एक बंदा मुझे बता दें दुनिया में कोई 9 जगह से खड़ा होता है और 8 जगह से जीत जाता है, ये ऐसा मुमकिन कभी हुआ ही नहीं। जी फरमाइए। आप ये कह रहे हैं कि 2018 में इमरान खान को फौज लाई थी, यही आप किसी न किसी के सहारे आए थे ये। देखिए बात सुनिए, फौज इतनी पागल है कि वो अपने आदमी को इतनी मिनॉरिटी के अंदर हुकूमत के में लाएगी। कभी आज तक आपने सुना इरफान साहब कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात? अगर आप ये बात कर रहे हैं तो मुझे बड़ी हैरत है। नहीं देखिए फौज ने क्या काम किया मैं बताता हूँ, ठीक है। इमरान खान के लिए उस वक्त क्या काम, पहली बात तो ये है कि आपको पता होगा शायद कि फौज जो थी इमरान खान के हक में नहीं थी, वो बिल्कुल नहीं मानती थी कि ये शख्स आए, क्योंकि उनको पता था कि ये शख्स आएगा हमारे सामने खड़ा होगा और ये बड़ा दलेर आदमी है। और मसला ये था कि इमरान खान फौज के साथ जो मामला सही कराने वाला शख्स था वो जंगी तरीन था, समझिए ना, इमरान खान के लिए। वरना फौज जो थी वो जाती तौर पर जो थी वो। अच्छा, मैं यहाँ इख्तलाफ करूंगा, रोक के मेरा ख्याल ये है, आपको इख्तलाफ करूंगा। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की जिस वक्त 3.5 साल पहले हुकूमत आई है तो उसको लाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था आर्मी ने, फौज ने बाकायदा उनको सपोर्ट किया था, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में होता ही आ रहा। और जहांगीर तरीन ने जो है, जहांगीर तरीन ने लोग जमा करके दिए थे हुकूमत बनाने के लिए। अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ अब जरूरत नहीं है, लेकिन उस वक्त जरूरत थी, उस वक्त जरूरत। आप सही कह रहे हैं, कौन सी पार्टी ऐसी है पाकिस्तान में जो बगैर फौज के आती रही है, लेकिन इमरान खान ने चेंज किया है। यही तो बात है कि इस वक्त अब फौज को भी नजर आ रहा है कि ये जितने सर्वे आए हैं जी। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं अभी भाई, जरा इनसे भी बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम।
भाई पहले मुझे टॉपिक बताइएगा, आज टॉपिक क्या है? जब भी इलेक्शन होंगे जी। तरीके इंसाफ जीतेगी, इमरान खान का कहना। बिल्कुल, ये बात तो सच है, सिर्फ जीतेगी नहीं बल्कि मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं अबव देन 70% जो वोट है वो खान साहब के होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब होंगे। और इस टाइम पे ये चीज है कि अगर कुत्ते के गले में भी आप बैट डाल दो तो वो भी जीतेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह। वसीम भाई, सर आप वहाँ पे फैसला आ गया कि इन्हें 15 दिन के अंदर जो भाग रही थी दोनों पार्टी, देख ली थी पॉपुलैरिटी वहाँ पे कराची में कि जमात इस्लामी और पीटीआई इनको हराएंगे बल्दियाती इंतखाबात में, तो देखें कैसे भाग रहे थे कि जी हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। तो अब तो ये है कि यहाँ पे आके पता चल जाएगा कि इनमें कितना थप्पड़ है। ये कराची वालों को बेवकूफ बनाते रहे हैं दोनों मिलके और वो सिंध में। तो ये अब बल्दियाती इंतखाब भी देखिए, सिंध का जहां तक सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की बात है, ये इनके साथ हमें उसका कोई गम नहीं है। उसकी वजह ये है कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ शामिल है, पीडीएम की जमातों में शामिल है। इधर ये हक है आपके एमक्यूएम वालों का कि अपने इत्तेहादी जमात से कहें कि वो इलेक्शन कराएं। अगर नहीं करा रहे तो ये इनका आपस का मसला है। लेकिन जमात इस्लामी अपना पूरा जोर लगा रही है, वो रोडों के ऊपर भी आ रही है, वो पूरा सही इश्यूज पे बात की है। और इस दफा मुझे लगता है कि ये पीटीआई के साथ अलायंस करके गवर्नमेंट में आएंगे सिंध में। अगर ये अलायंस कर लेते तो सिंध में हुकूमत बना सकती है जमात इस्लामी। इसके ऊपर मैं जरा बात करूंगा इरफान साहब से। इरफान साहब, क्या कहते हैं आप? देखिए, हालात तो ऐसे नहीं लगते मुझे कि ये कोई कनेक्शन करें जमात इस्लामी के साथ और पीछे वाले, क्योंकि माजी में कोई अच्छा तजुर्बा नहीं रहा इनके साथ। जमात इस्लामी के साथ तो कभी भी इन्होंने नहीं आ सके, लेकिन सूबाई बल्दियात में तो काफी इन्होंने काम किए हैं। हाँ, इनका माजी बड़ा अच्छा रहा है। नहीं, मैं वो ये उसके कानून की नहीं बात कर रहा, पीटीआई के साथ इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ। जमात इस्लामी की जी, माली में इनका पेशावर के अंदर और सॉरी सरहद के अंदर ये रहा सिलसिला, तो वो बड़ा तल्ख रहा और उसमें कोई खास अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। सिराजुल हक जो है वो पीटीआई का इत्तेहादी होने के बावजूद भी पीटीआई के खिलाफ जो है वो बयान देते रहे उस वक्त भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका पीटीआई का और जमात इस्लामी का कोई आपस में इत्तेहाद हो। चले अभी साहब से पूछते हैं। जी अभी साहब, आप क्या कहते हैं? सी बात करूं जी, बोले बोले। जमात इस्लामी अपनी जगह खड़ी हो जी जी, और पीटीआई सेपरेट खड़ी हो तो देखना सीटें ज्यादा लेके जाएगी पीटीआई। बिल्कुल सही। हाँ, ये बात तो सही है। सीटें ले जाएगी जमात इस्लामी। रह गया एमक्यूएम और पीपल पार्टी का, देखना स्वाया हो जाएगा। ये वसीम भाई सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस पूरे जो एक एक्सरसाइज हुई है ये 6-7 महीने में, इसके सबसे बड़े जो लूजर हैं जी, मैं समझता हूँ 2 पार्टी सबसे बड़ी, बल्कि 3 पार्टी। सबसे बड़ी तो नून लीग लूजर है और ये एमक्यूएम लूजर है और ये आपके फजलुर रहमान। पीपल्स पार्टी फिर भी कुछ ना कुछ सिंध में ले लेगी। सर सिंध में कैसे कुछ होगा? भुट्टो जिंदा है वहां पर। नहीं, अभी इमरान खान वहां नहीं पहुंचा सर। जिंदा नहीं है भुट्टो जो है ना, अब लोगों को पता चल गया कि भुट्टो जिंदा है या पानी ने जाके दबा दिया भुट्टो को। अब भुट्टो का सांस लेने वाला कोई नहीं है भाई। ये इमरान खान ने जिस दिन डेरे डाले ना वहां पे सिंध में, तो आप यकीन करें यहाँ पंजाब को भूल जाएंगे। पब्लिक ऐसे नहीं, तैयार बैठी है पब्लिक। देखिए, बहुत तबाही मची है इस बात को कि हमारे मुल्क के अंदर जहालत बहुत ज्यादा है। अभी भी सिंध के अंदर क्या कहते हैं, तालीम इतनी आम नहीं है, लोगों में इतना शौक नहीं है भाई मेरे। वहाँ पे अभी भी वडेरे और इसका साई का सिलसिला चलता है, तो लिहाजा लेकिन बहुत क्लोज मुकाबला होगा। मैं आपको बताऊं सर, बहुत क्लोज मुकाबला होगा। ये भाई वडेरों ने जितना जलील करना था अवाम को कर लिया, अब इससे आगे वडेरे कुछ नहीं कर सकते। आप ये रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा।
देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी जैसे जैसे इलेक्शन बाइंग कर सकते हैं, आप देखिएगा कितने लोग छूटेंगे इनकी पार्टियों से। अभी भी वो शाउट नहीं आया है और वर्कर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो लोग समझते हैं और वो जानते हैं ये वजह सारे इनको कैसे चेंज करना है और आवाम को अपने। देखिए, होना वो है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला करेंगे। बिल्कुल। और अल्लाह सुब्हाना व तआला को पता है कि कलमा पढ़ने वाले और कलमे के ऊपर कलमे के नाम पे मुल्क बनने वाले को कौन सा लीडर चाहिए। ये सब अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से होने वाला है। आप चाहे जो मर्जी कर लो, जो अल्लाह को मंजूर है वो ही होना है। हमें फिर कोई अपना कोई एक्शन नहीं देना चाहिए, हमें तो समझ करना चाहिए ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं हम लोग आपस में बैठ के। इसलिए लोगों को बताना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम किसको कन्विंस कर रहे हैं। अल्लाह ने ऐसे कुछ नहीं कर देना भाई, मेरे कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि इंसान जितनी कोशिश करता है हम उसको उतना ही देते हैं, हमें कोशिश करनी पड़ेगी तो अल्लाह ताला। अच्छा इरफान साहब एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, हमारे साथ एक दो नए कॉलर और जुड़े हैं, जरा इनसे भी बात कर लें, आप भी होल्ड कीजिएगा। जी भाई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुझे एक कमेंट सुन के वालेकुम सलाम, बड़ी हंसी आई है। जी जी नहीं आप अल्लाह सुब्हान व तआला ये करेंगे तो अभी कौन कर रहा है? अल्लाह नहीं कर रहा। ये नहीं, जो कुछ करते हैं अल्लाह ताला करते हैं, तो अल्लाह ही करता है, चाहे जी। अच्छा हो या बुरा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये किस किस्म के आर्गुमेंट हैं? देयर इज नो लॉजिक इन इट। ओके, अब आ जाए इस पे कि जी इमरान खान अपनी 8 सीटें जीत गए। तो ये जो आपकी ऑपोजिशन होती है वो हमेशा जीतती है। जब आपके क्या नाम है जिमनी इलेक्शन हो रहे थे इमरान खान की हुकूमत में, सारी ऑपोजिशन जीत रही थी, ठीक है। उसके बाद जो है जब इन्होंने अपना ये बयानिया बनाया, उस जो 6 सीटें उन्होंने जीती है, किसी पार्टी ने उनके खिलाफ एटलीस्ट पंजाब में जो है नून लीग का एक बड़ा लीडर भी जलसे में नहीं किया। बड़े लीडर से मतलब है मरियम किसी एक सियासी जलसे के अंदर नहीं गई उस जिमनी इलेक्शन में, इसलिए उनको पता था कि इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी आवाम है उसकी मेमोरी शॉर्ट है, इट्स अ शॉर्ट टर्म मेमोरी दैट दे हैव। अगर इलेक्शन अभी 6 से 8 महीने के अंदर होते हैं तो जितना भी बयानिया से इन्होंने गढ़ा था, पहला बयानिया से कोई वापस हो गया ना, अमेरिका के पल पड़ गया। अब ये इन्होंने मान लिया कि हमने गलत किया था, ठीक है। करप्शन जो है सामने आना शुरू हो गई है और ये मजीद आएगी, और कोई मुझे नहीं लगता है कि इनको इसमें सजा हो, या एटलीस्ट इनका जो भरम है वो सारा का सारा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे मैं आपको रोक के एक बात करता हूँ। देखिए जिसके मुतालिक आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, इस वक्त सितारे उनके गर्दिश में हैं, कोई हुकूमत इनके मुवाफिक नहीं है, हुकूमत भी इनके अगेंस्ट है, इदारे भी इनके अगेंस्ट है, अदालतें भी इनके अगेंस्ट है, और आपके जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी इनके अगेंस्ट है। तो अगर उनके ऊपर कोई वाकई कोई केस है तो उनको इस वक्त सजा क्यों नहीं सुनाई जा रही, क्या वजह है? तो वो ये गलती वो नहीं करेंगे जो कि इमरान खान ने की। इमरान खान ने अपना फोकस रखा, पूरे उस 3.5 साल में उन्होंने क्या है कि ऑपोजिशन पे जो उन्होंने इल्जाम लगाए और उनको अंदर करने की कोशिश की, सही है। इसके अलावा कोई काम उनका नहीं है। अपना दिखाने के लिए उनके पास एक ब्रिज भी उन्होंने जो है बनाया नहीं है जिसको वो दिखा सकें। अभी वो आवाम में जाके कहते क्या है कि भाई मैंने ये काम किया, एक तकरीर में वो नहीं है, सिर्फ ये है कि इसने मेरे खिलाफ साजिश की। ये काम जो है ये बहुत ही सही रफ्तार से ये हो रहा है, ये बिल्कुल मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। बेहतरीन हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इरफान साहब से जरा मैं पूछ लूं थोड़ा सा कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे इमरान खान को? जी इरफान साहब जल्दी से बताइएगा जरा। भाई मैं बड़ी इंपॉर्टेंट खबर देने वाला हूँ। देखिए बात असल में ये है कि इमरान खान ने जब हुकूमत ली 18 में, 18 के बाद इन्होंने शुगर पूरी की पूरी फैक्ट्रियों से ले लेके स्टॉक करते रहे, मार्केट में आने नहीं दी। वो चिल्लाता रहा कि शॉर्ट किधर हो रही है, शुगर किधर आ रही है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन अब वो देखे चिल्ला रहे हैं मिलों वाले के शुगर को क्या करें, हमारी शुगर आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, 1000 बल्कि हजारों नहीं ऊपर से बोरियां स्टॉक हो रही है। अब वो बाहर भेजना चाहते हैं कि शुगर बाहर भेजेंगे तो फिर आगे क्रशिंग शुरू होगी, अगर शुगर बाहर नहीं भेजी तो क्रशिंग नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा इनका वीक पॉइंट सामने आया है।
जिसको उठाना बहुत जरूरी है। ये शुगर वही छुपाई हुई शुगर बाहर आ रही है। ये शुक्र करें कि शुगर के ऊपर को बारिश नहीं पड़ी। अगर बारिश पड़ जाती तो इसका बेड़ा गर्क हो जाता। ये नून लीग की बदमाशी थी। शुगर छुपाई, इंडस्ट्री वालों को बोला सामान छुपा लो, होलसेल स्टॉक वालों को बोला सामान छुपा लो, क्योंकि वो सब चोर हैं, सब इनके साथ मिले हुए हैं। एक्चुअली अदारे इमरान खान ने खिलाफ नहीं किए, इन लोगों ने अदारों को खराब किया हुआ है। हर बंदा खराब है, हर बंदा रिश्वत लेता है, हर बंदा वड्डी के बगैर आगे चलता नहीं है। अगर ये पटवारियों को रिश्वत बंद हो जाए तो ये भूखे मरने लगे, और इनको पता है कि एक तो ऊपर की कमाई बंद होगी। भरम तो सबके सामने आ जाता है। जी बात हो रही थी अल्लाह ताला की, वाकई में अल्लाह ताला इसी दुनिया में दिखाता है। यहाँ से तो आपने केस माफ करा लिए, सारी अदालतें से अच्छा चले गए सर। आपकी बरतानिया की अदालत ने आपको दलीलों पार कर दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बरतानिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बरतानिया की अदालत ने आपको जो भी फैसला आया, आप तमाम लोगों के सामने, आप तीनों भाई मेरे साथ ही रहिएगा कॉल पे। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते कहीं मत जाइएगा। खूबसूरत और दिलकश ज़ेवरात का बेमिसाल मरकज मक्का ज्वेलर्स, आपकी खुशियों में बराबर की शरीक, जहां आपको मिलेगी आपकी पसंद की कंगन, चोकर, सतलड़ा, झुमके, चंदनहार, बेशुमार डिजाइन की अंगूठियां और चूड़ियां। तो आज ही तशरीफ लाएं 7086 एयरपोर्ट रोड मिसिसागा। आपकी ज्वेलरी देखकर लोग यही कहेंगे, मक्का ज्वेलर्स से लिए हैं क्या। Welcome to Pak Homes Builder Incorporated. We design and build custom homes for landowners, low-rise condo buildings, plazas as well as the industrial sector. We are a registered builder, vendor with HCRA to build homes across the province on Ontario. We provide Tarian warranty in accordance with Ontario New Home Warranties Plan Act. We build your dream home. Call us today at 905-904-5353. Welcome to Pizza Pros, your home for the finest halal pizza. Our pizzas are prepared with freshest and finest ingredients. We have 6 locations in GTA. Visit us at our new location, 700 Nipissing Road, Milton. Get a large pizza, meat lovers, tandoori chicken, spicy kebab, or vegetarian pizza with 2 cans and a dip for only $17.99. Call us now or visit pizzapros.ca. Shawarma, now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं।
हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, व्हर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान, तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन ग्राम, एक मरतबा फिर आवाज़ एंटरटेनमेंट की जानिब से प्रोग्राम तकरार में वसीम नकवी कहता है। और जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया था कि इस प्रोग्राम की रौनक और इस प्रोग्राम की जान और रूह रवा जनाब समीना जबीन साहिबा आज किसी मसरूफियत की बिना पे नहीं हाजिर हो सकी हैं, तो ये फ़राइज़ मुझे अंजाम देने पड़ रहे हैं। और कोशिश कि आप लोगों के साथ जो भी वक्त गुजरे अच्छा गुजरे। हमारे साथ इरफान साहब मौजूद हैं और हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। हम इनकी तरफ चलते हैं। आपकी सर बात अधूरी रह गई थी जी, आप अपनी बात कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि देखें, वाकई में भरम तो जो होता है ना जी, वो छुपा हुआ होता है, और वो भरम जब खुलता है ना तो बड़ी मायूसी होती है। इन्होंने यहाँ अपने केसेस माफ करा लिए, जो नैब के कानून खत्म करके जब निकल गए, इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था, वजीर आजम बन गए, इनके बेटे के ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था, वजीर आला बना दिया। लेकिन देखें, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। इनको ऐसी जगह पे जाके घेरा जहां पे ये झुठला नहीं सकते कि इनके साथ क्या हुआ। सारी दुनिया ने देखा और जरीलो ख्वार हो गए वहां पे। अब मुझे बताएं, अगर इनके अंदर छोटी सी भी, थोड़ी सी भी इंसानियत अगर छू के करीब से भी गुजरी है तो इन्हें तो फौरन रिजाइन कर देना चाहिए। कि अब ऐसे जगह पे इनके ऊपर जुर्माना हुआ है कि पहले तो ये कहते थे कि अगर साबित हो जाए तो एक ढेले की भी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई अब तो आपके ऊपर जुर्माना हो गया। सही। अभी बात हो रही थी कि मरियम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। यहाँ जब थी तो जलसे क्या, वो जलसियां हो रही थी। मीनारे पाकिस्तान इमरान खान ने 3 दफा भर के दिखा दिया। ये 14 जमातें मिलके भी ना, अच्छा मरियम अकेले जलसा नहीं कर रही थी जहाँ पे भी, ये भी बात जहन में रखिएगा। 14 जमातों का टोला उसके साथ होता था। तो भी वो कारकर्दगी सिफर थी। अगर इतनी कारकर्दगी होती तो भागती क्यों, मुकाबला करती ना पंजाब में फिर। तो इन्हें अंदाजा था, सामने लिखा हुआ था दीवार पे कि शिकस्त शिकस्त शिकस्त, उससे बच नहीं सकते थे। और अभी भी लिखा हुआ है, अब तो उससे भी बड़ी शिकस्त है। सही। ये 2/3 मेजॉरिटी से नहीं आएगा इमरान खान, उससे भी कहीं ज्यादा से आएगा। सही कह रहे हैं। आप बात कर रहे थे ये 75-80% से आएगा। जी 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 जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने जी, बिल्कुल सही। जी इरफान भाई। जी देखिए, हम इलेक्शन की जीत की बात कर रहे हैं। पहले तो ये वसीम साहब खतरा मुझे नजर आ रहा है कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि मुझे तो जिस लहज पे इस वक्त हालात हैं मुल्क के, उसमें तो मुझे ये नजर आ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हम सुबह उठें और टीवी पे देखें या सोशल मीडिया पे कि अस्सलाम वालेकुम मेरे हम वतनों। आप समझेंगे मेरी बात को? नहीं, मैं नहीं समझा, जरा कट के बखाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे हम वतनों, यानी कि माशाल्लाह का जो है वो नहीं, देखिए माशाल्लाह नहीं लग सकता इरफान भाई, इस बात से मैं आपके इख्तिलाफ करूंगा। पैसा ही नहीं है, माशाल्लाह कहाँ से लगेगा? मुल्क तो दिवालिया होने पे जा रहा है। मुल्क में पैसे से माशाल्लाह लगता है। ये माजी में लगे हैं, पैसा था तो लगे हैं, तब भी हमारे हालात कुछ ऐसे ही मिले जुले थे। माजी के अंदर भी कभी भी पाकिस्तान जो है वो कभी टॉप रैंकिंग में नहीं आया। पैसे की बात नहीं है। देखिए, ये एक साजिश जो है ना, ये कोई खाली क्या कहते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर बैठे लोग नहीं कर रहे, ये एक इंटरनेशनल साजिश है वसीम साहब। ये एक बड़े खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं बाहर,
वो हम लोगों को हमारे लोगों को उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये हम देखिए किसी भी बैरूनी साजिश का हिस्सा तब बना जाता है कि जब आपकी अपनी ख्वाहिश हो, वरना अगर आपकी अपनी ख्वाहिश ना हो तो कोई बैरूनी साजिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। गद्दारी जो है ना मुल्क के साथ, ये किसी भी मुल्क के साथ हो, जब वहाँ पे गद्दारी हो जाए किसी मुल्क के अंदर तो वो मुल्क जो है वो डूब जाया करते हैं उनके बचने के। लेकिन आप अगर मैं आपकी थोड़ी देर के लिए फर्ज करें, मैं आपकी बात मान भी लूं, तो पाकिस्तान में इतने मार्शल लॉ लग चुके तो उससे कोई तब्दीली नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब मार्शल लॉ लगा के क्या हो जाएगा? तो अब मैं समझता हूं कि अगर आप कोई साजिश की जाएगी तो वो मार्शल इसलिए थोड़ी लगता है कोई तब्दीली के लिए, मार्शल लॉ तो लगता है कि किसी का हुक्म मानने के लिए, समझिए ना। मुझे देखिए अभी तक जो ये क्यों बहस चल रही थी लंदन में नवाज शरीफ के साथ, जो अभी ताजा बयानिया आया कि जो नवाज शरीफ है वो नहीं मान रहे कि बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। ये क्या खबरें नहीं सुनी आपने? क्या ये बाहर नहीं आई खबरें मीडिया में कि वो शहबाज शरीफ बहुत कोशिश करते रहे कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दें अगले 6 महीने की, जो आईनी और कानूनी इश्यूज थे, तो वो जो नवाज शरीफ वसीम भाई, मेरा आपसे सवाल है कि अभी भी क्या लगता है कि ऐसा ये बाजवा साहब का एक्सटेंशन का मामला अभी भी ये ओपन है? ये देखिए अभी आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। इरफान भाई एक सेकंड, अभी जी अभी कानून में कुछ तरमीम की गई है कि एक्सटेंशन को बजाय एक्सटेंशन का नाम देने के उसको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में पेश किया जा रहा है, अगर वो एप्लीकेबल हो जाता है तो अभी। लेकिन वही बात है कि समरी जाएगी सेनेट के अंदर, सेनेट से जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। इस तमाम काम के लिए, एक्सटेंशन के लिए जो वक्त दरकार है वो वक्त उससे ज्यादा है कि जो इनकी रिटायरमेंट की डेट आ गई है। अब बिहाइंड द सीन जो चल रहा है मामला, जिसमें आपने देखा होगा साखदार साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब अलवी साहब से मुलाकातें जो कर रहे हैं, उसमें 2-3 चीजें हैं जिसकी स्पेकुलेशन तो आप कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन किसी जराए से नहीं है कि आखिर उनकी मुलाकात क्यों हो रही है। आया कि वो एक और कमांडर की सीक्रेट मीटिंग भी हुई है, उसका इल्जामिया बाहर नहीं आया। अच्छा, देखिए बात यह है कि इत्तलाव अहसन साहब ने कहा था, जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पेशन गोई करना बहुत मुश्किल है, आप कर ही नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर इसकी सियासत में पेशन गोई। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बाजवा साहब 29 नवंबर तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो पूरे अख्तियारात के साथ बैठे हुए हैं अभी तक, और उनके पास सारे अख्तियार मौजूद हैं। तमाम जो अदारे हैं, देखिए वो उनके मतहत है इस वक्त। वो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि सब लोग डरते हैं इन लोगों से, और क्या कहते हैं, अपने खौफ की वजह से वो आगे नहीं बोलते, लेकिन ये खौफ का बुत गिराया इमरान खान ने है पाकिस्तान के अंदर। और जिसके लिए एक और चीज भी नजर आ रही है जो कि बार बार तमाम एंकर्स और सोशल मीडिया पे सर्किल कर रही है कि इमरान खान को सबसे ज्यादा उनकी जान का खतरा है, समझिए ना। जी थोड़ा सा आपसे और कहूंगा कि रोशनी डालें, ये मीडिया मालिकान बोल के जो ओनर है उसको भी जो है कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, और इमरान खान ने आज भी उसका जिक्र किया। और अरशद शरीफ का जो मामला है, ह्यूमन राइट्स कमेटी की जो अभी रिपोर्ट आई है, उसमें तो ये कहा गया है कि मंसूबा बंदी के तहत अरशद शरीफ का कत्ल किया गया। और श्रीलंका ने भी अब बकायदा डिक्लेयर किया है, पहले तो वो नहीं मान रहे थे, अब जो लेटेस्ट ऑफिशियली रिपोर्ट आई है उन्होंने भी यही कहा है कि जो अरशद शरीफ है उसका जो है कत्ल किया गया बकायदा साजिश के साथ, समझिए ना। तो बात ये कि मामला यहाँ तक इस नहज पे पहुंच गए और सहाफियों को धमकियां मिल रही हैं, मालकान को धमकियां मिल रही हैं, तो ये कौन है धमकियां देने वाला? क्या कोई अपना भाई का कोई लोग आदमी है? इरफान साहब, ये हर दौर में मामला चेंज होते रहे। आपको कनाडा के अंदर एक रेडियो स्टेशन के
वो उसको बकायदा तड़ी मिली है, उसको लोगों ने धमकाया है। तो ये आप इसका बलबा किसी इदारे पे क्यों डाल रहे हैं? मार नहीं दिया जाता जो पाकिस्तान में होता है जर्नलिस्ट के साथ, तो मैं समझता हूँ कहीं। सर कनाडा में हमला नहीं हुआ था, आप मुझे बताइए, आपने CP24 पे देखा था? कि कनाडा में किस होस्ट को धमकी? नहीं, मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन आपने पिछले दिनों देखा नहीं था, बकायदा ड्राइववे के ऊपर उसको मारा गया था। कोई एक केस हो गया होगा, लेकिन यहाँ तो तवातर से होते रहे पाकिस्तान में। अभी आप देख लें वो कौन सा जो जोगियो था सिंध में, उसको एक सिटिंग मिनिस्टर मार देता है, आप अंदाजा करें, और वो दुबई भाग जाता है। उसको बुलाया जाता है बेल पे और उससे जो है वो उसमें आके वो शिरकत करता है, जब वोट कॉन्फिडेंस के लिए वो वोट डालता है, आप अंदाजा करें। तो ये तो आपके मुल्क की सूरत हाल है कि ठीक जी इरफान भाई। तो जी उनकी आवाज मेरे ख्याल में बोले इरफान भाई। जी इरफान भाई साहब आप बताएं। जी देखिए, बात ये है कि हम सब अब समझते हैं कि असल ताकत का मंबा पाकिस्तान के अंदर पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ही है, और अब इस किरदार को खत्म होना चाहिए। आपकी बात सही है कि हर मुल्कों के अंदर जो एजेंसीज होती हैं या जो जैसे अमेरिका के अंदर पेंटागन है, CIA है, ये भी अपनी इनपुट करते हैं हुकूमत के साथ पॉलिसीज के अंदर। लेकिन देखिए वो अपनी मफाद के लिए करते हैं, कंट्री की, वो अपने लोगों के मफाद के लिए चीजें करते हैं। वो ऐसे नहीं होते कि वो अपने मुल्क के लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू करते हैं, ऐसी पॉलिसी और वो अपनी जेबें भरनी शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए पहली बात यह है कि ये जो मुकद्दस संडे है, मैं तो गाय नहीं कहूंगा, संडे कहूंगा, जी टॉप पे बैठे हुए हैं, क्या इनका एहसास नहीं होना चाहिए? ये देखें, अरशद शरीफ का तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान से ही सब कुछ मालूमात मिल जाएंगी आपको। कौन लोग थे जो 18 FIR जिन्होंने कटवाई, फिर आप अंदाजा करें घरों पे जाके, उसके घर पे जाके उसको बेमैनी बहस करते हैं कि कौन लोग हैं, पता चल गया होगा। अब आपको कैसे पता चल गया इरफान साहब, आपको कैसे पता चल गया? यहाँ तो किसी को पता नहीं चला, किसी मीडिया में बात नहीं आई, आप जो बात करनी खुल के करें, कैसे कह रहे हैं आपको पता चल गया? ये आपकी आप एक आइडिया तो दे सकते हैं, आप अपना ख्याल तो जाहिर कर सकते हैं। अच्छा आपको मैं नहीं, एक मिनट में जरा इरफान साहब से पूछ लूं, कह रहे हैं ना कि पता चल गया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनको कैसे पता चल गया भाई? अरे भाई, मेरे पहली बात है कि जिंदगी में पहली दफा आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी सेनेटर ने या पार्लियामेंटर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों के नाम ही हो। आजम सवाती ने फर्स्ट टाइम इनका अड्डा खोल दिया कि मेजर जनरल फैसल रशीद, ठीक है, ब्रिगेडियर फहीम, ठीक है, मेरी अगवा में शामिल थे और मुझ पर ये तो ये एक अलग केस है। अरशद शरीफ से क्या ताल्लुक है? ये ना बात तो सुन लीजिए आप। उन्होंने खुलेआम यानी कि इस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, यानी कि इससे ये जाहिर हुआ कि ये जो लोग हैं ये पूरी तरह इन्वॉल्व है। सर ये अब आप है ना, नहीं देखिए, अब आप ग्राउंड केस को आप वहां से जोड़ने के लिए कुछ न कुछ जिस डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे जी, वो डॉक्यूमेंट्री किसी वक्त भी आने के लिए तैयार है। सही है। इरफान हाशमी जो जर्नलिस्ट हैं UK से, वो उस पे काम मुकम्मल है, किसी वक्त भी आएगी। ये मैं आपको बता दूं, ये इस कत्ल का जो मामला है ना, ये गुत्थी सुलझेगी जरूर, ठीक है, देर जरूर हो रही है। और जिस दिन ये 2-3 जर्नलिस्ट जो हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान में अभी भी FIR कटी हुई और बेल पे हैं, आपके समी इब्राहिम है, इमरान रियाज खान है और मोहित पीरजादा और 2-3 और जो जर्नलिस्ट हैं, ये जिस दिन आके बोलेंगे ना अदालत में जी, तो उसी दिन केस का फैसला हो जाना, ये मैं आपको बता दूं। ये आजम सवाती, ये सारा केस जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। ये अलग केस नहीं है कि आपको मैं तो ये समझता हूँ वसीम साहब कि 10 अप्रैल को पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग गई थी, ठीक है, और उसको लीगल जो
सूरत दी गई थी उस माशाल्लाह को, उस सुप्रीम कोर्ट ने रात को 12 बजे तक अदालतें खोल के दी थी। मैं ये समझता हूँ क्योंकि उस सारी तहरीक के पीछे, नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे, सबके पीछे ये सारे ही एक ही शख्स का हाथ था और वो था आपका आर्मी चीफ, समझिए ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मैं आपकी जाती राय कह रहा हूँ, कोई माने या ना माने, लेकिन हालात वाकई यही बताते थे। अच्छा वसीम भाई, आप मुझे एक बात बताएं, अरशद शरीफ ने तो सब कुछ बता के गया। देखिए आप दोनों हजरात से नहीं, सर एक मिनट मेरी बात सुने। आप दोनों हजरात से मेरा एक सवाल है, सिंपल और स्ट्रेट। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो तीसरी ताकत, दूसरी ताकत जिसके ऊपर इरफान साहब जिक्र कर रहे थे, ऐसा हो सकता है कि अरशद शरीफ जिस मामले पे काम कर रहे थे अपने, उन तमाम मामले पे दुनिया देख रही थी कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके फेवर में जाते हैं, किसके अगेंस्ट में जाते हैं। थर्ड पार्टी ने काम किया हो ताकि दो पार्टी आपस के अंदर एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात में आ जाए। देखें उससे पहले, ऐसा नहीं हो सकता? देखें उससे पहले जो ये सारे मामला हो रहे थे पाकिस्तान में, वो कौन कर रहा था? ये अरशद शरीफ से पहले भी तो FIR भुगत रहे थे इमरान रियाज खान, फिर समी इब्राहिम के ऊपर अटैक होता है और अयाज मीर के ऊपर अटैक होता है, इतने बुजुर्ग सहाफी। तो ये सारे ताने बाने, और वो क्या नाम है, जमील फारूकी को भी बराना करके उसकी वीडियो बनाई जाती है, उसको मारा जाता है। और ये कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, हर चीज पाकिस्तान के अंदर हुई है और जिन लोगों ने की है वो सब एक ही नाम ले रहे हैं। देखिए वसीम साहब, हम क्या भूल गए वो जो अपना DG ISI और DG ISPR ने जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो क्या थी? सबने सुनी ना, 1.5 घंटे वो बोलते रहे फजूल बातों पे। सर फजूल नहीं बोले, जो आप लोगों ने एलिगेशन लगाया था उसके ऊपर बात की उन्होंने। इमरान खान के खिलाफ बोलते रहे, साफ पता चल रहा था। और किसके खिलाफ थी प्रेस का? नहीं, खिलाफ किसी की नहीं थी। नहीं इरफान भाई, खिलाफ उन तमाम बातों गुफ्तगू का जवाब दिया था उन्होंने। पाकिस्तान के अंदर तीन पार्टियां हैं, PTI, PDM और जनरल माफिया, ये 3 पार्टियां हैं। और पार्टियों में, दोनों पार्टियों में सबसे बड़ी ताकत और जनरल माफिया है, समझिए ना। ये लोग अब देखिए, ऐसा नहीं चलेगा, इस मुल्क को अब आगे बढ़ना है। अब ये खेल तमाशा खत्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अपना इमरान खान जब जीत के आए, अल्लाह ताला उनको दे मौका दोबारा से, तो वो आके कानून साजी करें। के हिसाब से ऊपर आएंगे, नंबर 1। और इनकी जो है एक लिमिटेशन होगी सियासत के अंदर मुदाखलत में। और नंबर 3, ये जो एहतसाब का अमल है, इसकी बकायदा जो है वो अपना खुलेआम इसकी चीजें बताई जाएंगी। एहतसाब की जो जी ओपन निशा की होनी चाहिए, ये चीजें, ये बहुत हो चुका। ये मुकद्दस गाय नहीं है नफी साहब, ये मुकद्दस संडे है। देखिए वसीम भाई, देखिए कोई इंडिविजुअल जो है अपने इदारे से बड़ा नहीं है और कोई इदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। सही। ये जब तक पाकिस्तान में ये चीज खत्म नहीं होगी ना, हम सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते। देखिए हर इंडिविजुअल के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों नहीं कर सकते। मतलब ऐसा क्या हो गया है, कोई क्या गलत काम वो नाउजुबिल्लाह नहीं कर सकता? क्या ऊपर से आसमान से उतर के आया? कौन सी मखलूक है जिसका हम नाम नहीं ले सकते? अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा, पनिशमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अब इतने तवातिर से वाकयात हुए हैं और ये तमाम जर्नलिस्ट कह रहे हैं हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इवन अरशद शरीफ के घर के जब वो ताजियत के लिए इमरान रियाज खान गए, एक बंदे ने आके मुझे वहां पे तड़ी लगाई है कि तुम्हारे साथ में क्या कर सकते हैं। इवन जिस दिन जनाजा उसका दफनाया जा रहा था, वहां पे भी धमकियां दी गई हैं लोगों को। अच्छा, सहाफियों के साथ जहां तक आपने बात की, बिल्कुल सही बात है कि सहाफियों के साथ जो कुछ अरशद शरीफ का हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि क्या जिस वक्त फवाद चौधरी साहब हुकूमत में थे और वजीर भी थे, क्या समी इब्राहिम को उन्होंने घूंसा नहीं मारा था? क्या तशद्दुद नहीं किया था उन्होंने? शादी की तकरीब में, शायद इरफान भाई को याद है, इरफान साहब को अगर है याद है तो जरा बताइएगा। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने
कि उन्होंने छप्पर रिसीव किया था शमी इब्राहिम के मुंह पे, और जो कि बिल्कुल गलत था। हमने उस वक्त भी इस चीज की मजम्मत की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो पीटीआई के हो चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो। इस चीज का शदीद मजम्मत करते हैं कि आप किसी भी सहाफी के साथ ऐसा सलूक ना करें, और बिल्कुल ये बड़ी शर्म की बात थी। और उन्होंने फवाद चौधरी ने ऐसा किया, इसको हमने कंडेम किया था। तो इसका मतलब जी जी ये देखें वसीम भाई, पाकिस्तान में क्या कोई किसी के खिलाफ लिख नहीं सकता? मतलब इतनी बड़ी सजा है, किसी के खिलाफ बोल नहीं सकता। मतलब ये कैसा मुल्क हो गया? देखिए, एक हद तक तो आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल किसी भी पूरी दुनिया के किसी भी कोने में इस बात को कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी की जान ले लें। और जान लेना तो वैसे भी एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। तो लिहाजा इसको तो कंडेम करती है पूरी दुनिया, करती है, सहाफी बरादरी करती है, और उसके अलावा भी लोग करते हैं। हमारे साथ लाइन पे रहेगा एक हमारे साथ कॉलर आए, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी नकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। वाशिंगटन डीसी से। अरे वाशिंगटन डीसी में याद ही कर रहा, मैंने कहा आप आए नहीं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड जी सर। जी समी इब्राहिम को उन्होंने मारा था जी। समी इब्राहिम ने उनकी पर्सनल लाइफ पे गए थे, वो कुछ सियासी सवाल नहीं कर रहे थे उनसे, उनकी पर्सनल लाइफ पे उन्होंने हिट किया था, इसलिए उनको थप्पड़ पड़ा था। सर बाकी जो शो बहुत प्यारा जा रहा है, तीन लोग जो वेरी इंटेलिजेंट गुफ्तगू कर रहे हैं, एंड आई एम एंजॉयिंग एवरी सेकंड ऑफ। बीच में से थोड़ा सा इमरान हेटर आए थे जिन्होंने फटा डालने की कोशिश की थी, पर मैंने बहुत देर के बाद इतना प्यारा शो देखा है कि तीन इंटेलिजेंट पीपल आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। सच लड़ा। और भी कॉलर्स आ रहे हैं जिनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, आप बराए मेहरबानी कॉल कर लीजिए। हम लोग ब्रेक पे गए हुए थे, आप लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। जी भाईजान। जी अर्शद भाई। हेलो जी सर, आप बताएं। जी जी सर जी, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पास इतने मुहक्किकीन बैठे हुए हैं और इतने दावे से कहते हैं कि हमसे ज्यादा पेपर वर्क करके कोई नहीं आता। कभी कहते हैं कि पाकिस्तान $301 मिलियन की बरामदात एक्सपोर्ट कर ली थी। एक साहब कहते थे कि $200 बिलियन की हमारे पास शुगर रखी हुई है। इन सबसे पूछे जरा कि इनके अंदर सिफर कितने होते हैं और ये कहाँ कौन से पेपर्स के अंदर पढ़ते हैं, कौन से खुद साफ्ता पेपरों के अंदर पढ़ते हैं। देखे ठीक है, टीवी पे और प्रिंट मीडिया पे जो खबर आती है जी जी, वो लोग उसकी हैसियत समझते हैं, उसको रिकॉर्ड के तौर पर क्या जी सही सही। जी जी अगर कल मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान जो है वो 1980 में बना था और वो टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट हो, तो मेरी नौजवान नस्ल किसी के कान में पड़ जाएगी कि वो कल कह सकता है कि मैंने टीवी पे सुना था। ठीक है, सोचने बोलने से पहले सोचना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, चलें, नहीं कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मशवरा। सुन तो ले मेरी बात। जी जी। एक साहब अभी बोल रहे थे कि जनाब वो एक साहबी को कत्ल करके एमएनए चले गए थे, वजीर चले गए थे, तो जरा उनसे पूछने का किस साहबी को कत्ल करके गए थे, वो कौन सा केस था और क्या केस था। ठीक है। और हम मोरली हर चीज की जो है ना, पता नहीं क्यों हम शख्सियत परस्ती के इतने दीवाने हो गए जिसकी वजह से आज तक हम ये 75 साल से भुगत रहे। ठीक है। हमने एक से एक को आते हुए देखा और जाते हुए भी देखा। ठीक है, ठीक। और हम अभी तक उसी क्राइसिस में हैं, एक कदम ना आगे हुए ना एक कदम पीछे हुए, बल्कि हम पीछे तो चले गए लेकिन आगे एक कदम भी नहीं बढ़े। बड़े से बड़े आए और चले गए। हम कभी किसी को कंधे पे उठाते हैं, कभी किसी को कंधे पे उठाते हैं। हम कब सोचेंगे कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमने अपनी नौजवान नस्ल के साथ क्या करना है, हमने अपने नौजवानों के लिए क्या करना है। कल हम भुट्टो जिंदाबाद करते थे, फिर जियाउल्लाह जिंदाबाद हुआ, फिर नवाज शरीफ जिंदा, आज इमरान। हम इन्होंने किसी को कुछ नहीं देना। जब हम खुले दिल से बैठ के सोचें तो सब देख लें कि कौन कौन क्या गलतियां कर रहा है। क्या मोरली तौर पे इमरान खान ने दुनिया के सामने मुल्क को जलील नहीं किया? क्या शहबाज शरीफ मोरली दुनिया के सामने मुल्क को जलील नहीं कर रहा है? क्या नवाज शरीफ ने मुल्क को जलील नहीं किया? पाकिस्तान में एक ही इदारा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की सलामती मुस्तहकम है और वो है आपकी पाक फौज। डजंट मैटर वो 75 साल से उसका मुल्क में क्या किरदार था, क्या है और क्या रहेगा, लेकिन आपके चारों तरफ जो जोग्राफियाई दुश्मन है उनके सामने पाक फौज एक बहुत बड़ा नाम
और एक बहुत बड़ी दीवार है। और अल्लाह के करम से हमारे मौजूदा रहनुमा ने उसको इतना जलील करने की कोशिश की है जो मेरे ख्याल से हमारे दुश्मन भी नहीं कर सकते थे ना 75 साल में। उन्होंने गुज़िश्ता 6 महीने के अंदर करके दिखा दिया कि हमारी माएं बहनें जिनके ऊपर फूल निछावर करती थी उनको माँ बहन की मुगल आजाद कैदियां बन रही हैं। हम किस तरफ लेके जा रहे हैं ये भी तो सोच लें। बिल्कुल सही। हमें ये अंदाजा नहीं हो रहा कि हम इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। कोई अदालत, कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट जंग में दस्ती बम बांध के टैंकों के नीचे नहीं लेटेगा। ये सिर्फ हमारे जवान ही लेटेंगे। बेहतरीन बात की। पानी की बोतलें लेके भागेंगे। मेरा आप में इतना दम नहीं है कि हम टैंकों के नीचे जाके लेट जाए। बोलना बहुत आसान होता है मेरे भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रैक्टिकल बहुत कुछ और चीज होती है। आई एग्री 100%। खुदा के वास्ते इस तरीके से, और खासकर जहां हम यहाँ बैठे हुए हैं इस मुल्क में, और यहाँ बैठ के हम किस तरीके से कैसे नाम ले लेके अपने उन लोगों का नाम ले लेके उनको गुमराह कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब अब कह चुके हैं कि हम 100% जी 100%। जब इमरान खान साहब कह चुके हैं कि हमारे बाजवा साहब से कोई दुश्मनी नहीं, और उससे पहले उन्होंने कितनी तारीफों के उनके पुल नहीं बांधे थे, तो अचानक क्या हो गया? आप कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करने दिया। क्या आपने DAGI को अपनी मर्जी से नहीं हटाया था? राइट। आपने बुजदार को अपनी मर्जी से नहीं लगाया हुआ था? दुनिया कह रही थी हटा दें। बिल्कुल सही। मेरा तो कोई इख्तियार में ही नहीं था। बिल्कुल सही। कुछ आपके इख्तियार में था, लेकिन खुदा के वास्ते सोचे आपके इनके पास, देखिए इमरान खान के पास एक खुराक इस वक्त आई हुई है अवाम, लेकिन उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसको समझे कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी बात कही सर। मेरे पास ट्रैफिक जैम है, पूरी लाइनें ब्लॉक हैं। सुन ले मेरी। जी। चीन के अंदर पूरी दुनिया जो थी ना वो अफीम के अंदर तबाह हुई हुई थी, लेकिन माओ तंग ने पूरी दुनिया के सामने उनको खड़ा करके दिखा दिया। राइट। तो हम जिस तरीके से जो हमारे अमाल है हमारे 22 करोड़ अवाम के, उनको सीधा करने के लिए हमें एक नेक और पारसा लीडर की जरूरत है, ना कि घड़ी जैसे चीजों में मुलविस होने लीडरों की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अंदर से लीडर लेके आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। हमें महलों से और महलात के लीडर नहीं चाहिए। राइट। हमें अपना लीडर चाहिए। 100% राइट। आई एग्री। बहुत उम्दा कॉल आज की, बहुत खूबसूरत कॉल। थैंक यू वेरी मच सर। अगली कॉल की तरफ चलते हैं और चाहेंगे छोटा सा मैसेज लें, क्योंकि बहुत सारे जवाबात मुझे इरफान साहब की तरफ लेके जाने हैं। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये माशाल्लाह जो आपने लिखा, जब भी इलेक्शन होंगे तहरीक इंसाफ जीतेगी इमरान खान का। सर ये मेरा अपना बयानिया नहीं है, पहले मैं बता दूं। इमरान खान का कहना है, इमरान खान का कहना। जी। मैंने कहा आप मेरे ऊपर नाराज हो जाएं मैंने पहले क्लियर कर दूं, मेरा नहीं है बयानिया। हम नाराज नहीं होते, असल में वो मीनिंग गलत चला जाता है। जी। अच्छा, ये मेरा सवाल ये है कि ये कहने की क्या जरूरत होगी खान साहब को कि जब भी इलेक्शन होगा? पहले तो कहते थे भी अप्रैल में जैसे हुई थी वो तहरीक अज़म तो कहते थे हम तो जी जो है वो इलेक्शन करवाएंगे इनसे, हुकूमत को ऐसा की तैसी कर देंगे। सही। ठीक है। फिर उन्होंने दुनिया का हर कलाबाजी मारी उन्होंने। सही। उसमें जर्नलों को भी उन्होंने रगेदा, उन्होंने आर्मी को भी रगेदा। मीर जाफर और मीर सादक के घर वालों ने उनका इतना नाम नहीं लिया होगा जितना खान साहब ने नाम लिया, मीर जाफर और मीर सादक की तस्वीर की। ठीक है। अच्छा, फिर आवाम को दबा के बेवकूफ बनाया और आवाम को कहा कि बस हम जिस दिन निकलेंगे ना उसी दिन वो शहबाज शरीफ भाग जाएगा, वो तो चोर है। और टोटल झूठ पे अभी आज एक वो चल रही है वीडियो कि शहबाज शरीफ साहब अदालत में बैठे माफी मांग रहे हैं जज से। अच्छा, ये इतने वो क्या कॉपी केटर है और जो मर्जी पेस्ट करके अवाम को, और अवाम भी इतनी मजेदार है, कहती है अपने आप को पढ़ा लिखा है। अभी आपके स्कॉलर बहुत सारे आएंगे कि हम PTI के पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग ये हरकतें करते हैं। सही। आप चेहरे पर किसी का, यानी इंसान के मुंह पर कोई चेहरा लगाकर मुख्तलिफ बातें करते हैं आप लोग। इमरान खान साहब कहा करते थे कि मैं तो मतलब है वो, आप देखें इस नौबत तक तो आ गए वो। सही। हम वो एक नाम लगाया करते थे, हम कोई गुलाम है। सही। करते थे। जी। किसको बेचारे को बीच में अपनी वो, ये मेरे साथ 4-5 कॉलर्स हैं। मैं एक सेकेंड। मैंने कहा शायद आऊं कर रहा था, शायद कोई बंदर आ गया बीच में। अच्छा। एनीवे जी। तो वो ना खान साहब कहा करते थे हम कोई गुलाम है। सही। तो देखिए, जब पहले मुल्क गुलाम था तो मुल्क एटॉमिक पावर भी बन गया। मुल्क ने मतलब आंखों में आंखें डाल के कहा भी हम चाइना से दोस्ती करेंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जरदारी साहब ने एक एग्रीमेंट शुरू किया, नवाज शरीफ साहब ने उसको प्रैक्टिकल किया। बिल्कुल सही। ठीक है। क्या गुलाम ये काम करते हैं?
सही सही सही। जी खान साहब किसको बेवकूफ बना रहे थे, पीटीआई वालों को या पाकिस्तान वालों को? ठीक ठीक। लेकिन मतलब वो खान साहब झूठ बोलने की मशीन है बेसिकली खान साहब। मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छा फिक्र है कि झूठ बोलने की जो मशीन इजाद हुई है ना वो खान साहब है सबसे बड़ी। ठीक। और मतलब आराम से बोलते हैं और आवाम ऐसे बैठ के सुनती है जैसे पता नहीं वो नशा तो खान साहब ने किया होता है, लेकिन उसके जो इफेक्ट है वो आवाम पर आ रहे होते हैं जो पीटीआई के चाहने वाले हैं। ठीक। ऐसे मतलब मसरूर होकर खान साहब के झूठ को सुनते हैं कि खान साहब पता नहीं बकवास करने की बजाय को पता नहीं कितनी जरूरी बातें कर रहे हैं। ठीक। और इस पाकिस्तान को देखें खान साहब कितना पीछे ले गए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी इरफान साहब, जी इरफान साहब। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी वो साहब आए थे वो कह रहे थे कि $32 बिलियन की में कितने सिफर होते हैं। भाई पाकिस्तान की आप किसी इदारे को नहीं मानते, मैं तो बात करता हूँ इंटरनेशनल इदारों। राइट। जब 3 टॉप की एजेंसी पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाती हैं तो इट मीन्स कि इमरान खान के दौर में कुछ बहुत बेहतर ही हो रहा था। ऐसे नहीं वो बढ़ाती, उनके पास सारी कैलकुलेशन होती है और एक एक चीज की स्टडी होती है, सही, तब वो बढ़ाती हैं। अच्छा फिर आप ये देखें कि इमरान खान के जाते ही उन 3 टॉप एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों कर दी? क्वेश्चन बनता है ना। तो ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान के जाते ही पाकिस्तान में ऐसा कितनी खराबी आ गई कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव पे चला गया पाकिस्तान? अच्छा फिर यही नहीं, मिफ्ता इस्माइल ने खुद एडमिट किया कि हाँ पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। मेरा ख्याल या तो यही वजह है कि उसको सच बोलने की सजा दी गई, उसको हटा दिया गया। उसने एडमिट किया कि हाँ इमरान खान के दौर में टैक्स कलेक्शन भी बहुत हाई था और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बेहतरीन थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है देखिए। अच्छा जरा फैसल, हमारे फैसल भाई आए, जरा मैं इनका मौकिफ ले लूं तो फिर वापस आता हूँ। जी फैसल भाई। हेलो जी, वालेकुम सलाम। फैसल कैसे हैं? यार मेरा आपसे कोई झगड़ा है या नाराजगी? आप कॉल नहीं कर रहे थे, बड़े आखिर में प्रोग्राम में कॉल की जब 10 मिनट रह गए। नहीं मैं ऐसा मसरूफ था, थोड़ा सा मैंने प्रोग्राम देखा। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए हम तकरार प्रोग्राम देखते हैं शौक से, बिल्कुल सही, और उसके हम लोग भी रेटिंग करते हैं, राइट, कि कौन सा प्रोग्राम कितना अच्छा है। ठीक है। लेकिन आज का प्रोग्राम देख कर बहुत मायूसी हुई। ठीक है। क्यों मायूस हुई है और सुनिएगा। जी जी। इसलिए मायूस हुई है कि देखिए 3 सपोर्टर हमने देखे इस प्रोग्राम में, टोटल ठीक है ना। मतलब इन्हीं से जब प्रोग्राम शुरू हुआ और अब तक अलावा एक साहब आए थे जिन्होंने बड़े लॉजिकल बात करी है जो आते हैं प्रोग्राम में अक्सर हुआ। ठीक है, बाकी आप तीनों ने ठीक है पीटीआई को फुल सपोर्ट करी है, खुलकर किया आप लोगों ने, ठीक है। और आप सब्जेक्ट भी ऐसा लेकर आए कि आपने उसमें भी जो है ना इमरान खान को जो है ना नियाजी को सपोर्ट कर दिया। तो भाई ये करना छोड़ दें, प्रोग्राम को लॉजिकल बनाएं, ठीक है। आपसे बड़ी मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्रोग्राम को लॉजिकल बनाएं, प्रोग्राम को। अच्छा अब फैसल कल का मुझे बताएं, कल का मैं क्या रखूं, यानी सवाल क्या रखूं कल का? सुनिए जी। ठीक है, प्रोग्राम देखो इट्स जस्ट लाइक अ मोनो डायलॉग, ठीक है ना, मोनोलॉग डायलॉग। ठीक है, आपने अपनी बात बोल दी, आपकी बात को सेकंड कर दिया उन्होंने। जो थर्ड वाले हैं उन्होंने भी आपकी बात को सेकंड कर दिया। तो ये तीनों बात जो सर्कल है ना तीनों का, ठीक है, आप लोग एक दूसरे की बातों को जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। और आप लोग का बस चलता, आप तीनों आज ही इमरान खान की गवर्नमेंट बना देते हैं। क्या बात है, मेरे हाथ में होता, मेरे हाथ में अगर जो मेरी ऑब्जर्वेशन, राइट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ठीक तो ऐसा मत करें कि समीना का नाम बदनाम हो, समीना का नाम बदनाम हो, इस प्रोग्राम का नाम बदनाम हो, तकरार से देखकर जो ना ये बेकरार हो जाए और फिर कॉलर नहीं आए। अच्छा फैसल ये बता अगला हमारा टॉपिक क्या रखे? चलो आप मुझे टॉपिक बता दो, मैं वो प्रिंट करवा दूंगा अगला टॉपिक अगले प्रोग्राम में। आप क्या सजेस्ट करते हैं हमें? जैसे आज हमने मैं तो ये सजेस्ट करूंगा ना कि आप जो अभी जो इशू चल रहा है ना, वो इमरान खान की घड़ी चोरी का चल रहा है ना, वो रखिए ना, उसमें कितनी एम्बिग्विटी है, ठीक है, कि आपके कोई सपोर्ट पीटीआई का कोई सपोर्ट किसी लॉजिक को कर ही नहीं रहा है कि वो चाहे दुबई में किसी कोई घड़ी साहब से बात करता है या किसी बंदे से बात करता है। जी फैसल जरा इनसे जवाब ले लें। जी बोले। एक मिनट इरफान साहब जरा इनका जवाब पूरा ले लें, इनका जवाब पूरा। अच्छा फैसल होल्ड कीजिएगा, फैसल होल्ड कीजिएगा।
अच्छा फैसल एक सेकंड होल्ड कीजिएगा फैसल। इरफान भाई, इरफान साहब एक सेकंड हमारे अर्शद वो कॉलर है। हेलो जी भाई साहब, कल का सवाल ये रखें कि पाकिस्तान की तरक्की में अवाम का किरदार, चले सियासत छोड़े, ठीक है, पूछे कि अवाम क्या किरदार अदा करना चाहते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ये चीजें दूर की बात है कि इमरान कोई किरदार नहीं करेगा, मैंने और आपने किरदार अदा करना है, हमने और आपने लीडर आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल आगे वास्ते सोचे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही करते हैं। ठीक है, अब चलेंगे इरफान साहब की तरफ, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। और फैसल भाई का अवाम भी तब भी एक किरदार अदा करती है जबकि कोई अच्छा लीडर, ईमानदार आदमी शख्स हो, समझिए ना। अगर आपको गाइड करने वाला कोई अच्छा आदमी ना हो तो आप गलत रास्ते पर आवाम को लेके जा रहे होते हैं, समझिए ना। आवाम का किरदार मुनहसर होता है आपके लीडर के ऊपर कि वो आपका लीडर कैसा है और क्या वो ख्वाहिश रखता है और इस मुल्क के कितना। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो जी मुख्तसर सर जी, घड़ी वाले मैटर को वाकई वो ठीक कर रहे हैं सर, क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं आप? जी आप सवाल उठाएंगे तो क्या मरी बताइए ना, उसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? एक सच्चाई बता दीजिए ना, या एक राय कानूनी राय बात बता दें, एक बात बता दें, गरीब की बात करें। मैं बताने लगूं। सबसे पहली जो बुराई है, खान साहब ने घड़ी खरीदने से कोई 1 महीना पहले कानून पास किया कि आइंदा से तोशा खाना से जो चीज खरीदी जाएगी वो 50% पे करके खरीदी जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, खान साहब ने खुद ही कानून पास किया, खुद ही कानून की वायलेशन की, 20% पे बाई की। पहला का वायलेशन ये होगी। एक भी रुकी है। अच्छा, उससे पहले क्या कानून था बताइए जरा। आपको खान साहब 50% से ज्यादा है, नवाज शरीफ के दौर में क्या कानून था बताइए जरा। अच्छा, ये को मुकाबला। इरफान साहब आप होल्ड करें, आप उनकी एक मिनट नकवी साहब, नवाज शरीफ ने 15% रखा हुआ था तोशा खाने में पैसे जमा कर। मैं आप जवाब देता हूँ, मेरी जान बात सुन ले। अगर नवाज शरीफ ने 15% पे रखा हुआ था, वो नवाज शरीफ ने नहीं रखा था, एक सिस्टम था। ठीक है। अच्छा, अगर 15% फैसल होल्ड कीजिएगा, इनकी बात मुकम्मल हो जाए जी। अच्छा, अगर 15% का कानून है और नवाज शरीफ 7% पे ले तो ये वायलेशन होगी नहीं होगी? बिल्कुल वायलेशन, बिल्कुल सही, अपने ही कानून की वायलेशन। अच्छा, इसी तरह 1 महीना पहले जी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। एक कॉल ले लूं फिर मैं जाता हूं आगे की तरफ। जी फैसल, हेलो जी बोले। मैं ये बात करूंगा। देखिए, वही इमरान खान साहब थे जो कहते थे कि मैं एमनेस्टी को जो है मैं बिल्कुल, जब मेरी हुकूमत आएगी मैं बिल्कुल जो है ना इसको जो है ना मैं इशू बनाए रखूंगा और मैं किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगा। ठीक है, आप देखिए वही एमनेस्टी जो है ना वो लेकर आए, उन लोगों के लेकर आए जैसे फराक होगी जैसे हैं, गुज्जर जैसे लोगों के लिए, बुखारी जैसे लोगों के लिए। तो वही उन्होंने वो कहते थे ना कि मैं ऐसे लोगों को अपनी हुकूमत शामिल नहीं करूंगा जो एमनेस्टी की बात करता है, वो जो काले धन को सफेद करते हैं। तो आप देखें कि आकर उन्होंने वो एमनेस्टी से लोगों को, अपने लोगों को उन्होंने फायदा पहुंचाया। आप देखिए, इनके ये असल में न्याजी साहब का मसला ये है कि ये दोगले हैं, इनमें कोई जबान नहीं है, इनमें कोई कमिटमेंट नहीं है। इन्होंने जो भी कहा, जब से मैं इनसे 2000 में मिला हूँ, ठीक है, आप ये मैं 7-8 घंटे रहा हूँ इनके साथ इस्लामाबाद के अंदर, और मैंने जितना झूठ इस बंदे को देखा है उस 7-8 घंटे के अंदर, मैंने अपने लोगों को कह दिया था, मैंने कहा जिस दिन ये बंदा आएगा उससे पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, और वही हुआ। आज मैंने सारे दोस्त, मेरे ताल्लुक में आज मैंने सारे दोस्त इरफान साहब इनकी बात मुकम्मल होने दें। अमेरिका जो है ना हम गुलाम नहीं बनना चाहते, अमेरिका ने मेरे तख्त उल्टा है। आप अमेरिका के बारे में उल्टा सीधे कहते हैं, जो आपको अमेरिका पीट करता पाकिस्तान को। आप ये देखिए क्या भाई, आपका लीडर होगा, आप घर का लीडर होगा,
आप घर का लीडर होगा, मेरे साथ एक और कॉलर है। हेलो हेलो नकवी साहब जी सर। बोला कि नहीं, मरियम बीबी ने नहीं बोला, मियां नवाज शरीफ ने नहीं बोला, जरदारी ने नहीं बोला। जरदारी तो कह रहे थे हमने कोई हदीस तो नहीं लिख दी, झूठ नहीं था और किया था। मियां साहब हाउस में खड़े होके पेपर लहरा के कह रहे थे देखो जी ये प्रूफ है जो ने तो आज बोला ही नहीं है, झूठ बोला। इन्होंने कभी एक पेपर तक अदालतों में लीगल तरीके का नहीं किया, वो सारे फ्रॉड वाले हैं। झूठ बोला किसने नहीं है? अगर इमरान ने बोल दिया, मुझे तो नहीं लगता कि उसने झूठ बोला है। अगर बोल दिया तो इन्होंने नहीं बोले हुए। पाकिस्तान में अभी मैं 7 वीक रह के आया हूँ, झूठ और फ्रॉड और फड़े पाकिस्तान को लेके बैठ गई हुई है। आप जिसको बचपन से जानते हैं ना, वो भी आपके सामने बैठ के झूठ बोल के फड़े मार रहा है कि मैं यूं। इसी वजह से तो आज हम इस नहज पे पहुंचे हैं, एक झूठ की वजह से। बिल्कुल सही, सारा पाकिस्तान ही ऐसा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो झूठ सबने बोले हुए हैं, कोई किसी को नहीं कह सकता। दो चीजें हैं इस पाकिस्तान में जो सरेआम चल रही हैं, झूठ और मुनाफिकत। सही, थैंक यू। झूठ और मुनाफिकत जो है ना इस वक्त मुल्क के अंदर, इसी दो चीजों ने हमें मुल्क को इस नहज पे लाके छोड़ दिया है कि सिर्फ और सिर्फ झूठ और मुनाफिकत, और कुछ नहीं है। सच्चाई सुनने के लिए हम रवादार नहीं है, सच हमें इरफान साहब, इसको इंडिविजुअली हम सही कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के बेस के ऊपर, अपने इंडिविजुअल इनफरादी तौर के ऊपर। हम क्यों नहीं अपने आप से अहद करते कि हम सच बोलेंगे? आप क्यों नहीं आज ये वादा करते कि आप अपने आप से शुरू करें? आप कहिए कि आज से मैं नकवी साहब सच बोलूंगा, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। भाई मैं तो अपने तौर पर कहूंगा कि मैं सच बोलूंगा। ये जो आपकी हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, इनको कैसे आप समझाएंगे? ये नवाज शरीफ ने कहा नहीं था असेंबली के अंदर कि ये वो जराए हैं ये जिनसे हमने अपार्टमेंट खरीदा, वो सर बेटी उनकी कहती है कि दादा मेरे जो थे अरबपति थे, और जो उनके चचा है वो कहते हैं कि मेरे बाप जो था एक मजदूर किसान था। बताइए कि क्या मुनाफिकत है, क्या झूठ है? और यहाँ पे आगे लोग कहते हैं नियाजी ने बहुत नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सियासत में किसी पार्टी को आप नहीं कह सकते कि इसने झूठ नहीं बोला, उसने झूठ नहीं बोला। सियासी बयानात में तमाम कोई भी किसी से पीछे नहीं है, चाहे वो मियां साहब हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जरदारी साहब हो। जितनी पार्टी हैं कहीं ना कहीं सबने अपने कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लिया है। इरफान साहब, इस बात से तो बराए जिम्मे कोई भी नहीं है। ये सिस्टम ऐसा है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी ने गलत बयानी से साथ लिए काम लिया है। हमारे साथ एक कॉलर है, एक सेकंड इरफान साहब, हमारे साथ एक कॉलर, इनसे बात। एक मिनट बात सुनिए। अगर जारी साहब भी झूठ बोलते हैं तो वो भी गलत करते हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर वो झूठ बोलते हैं तो किसी अपने फायदे के लिए बोलते, समझिए ना। ये भी ध्यान रखिए, खुदा के लिए अपनी बंद खिड़कियों को खोलिए दिमाग की। अगर वो नहीं खुलती है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जी सर, आप बोले। इरफान साहब एक सेकंड, जी इरफान साहब मौका देंगे, बात करो। हबीब एक सेकंड होल्ड करें। हबीब, हमारा हम जी वो कोई तबलीग नहीं कर रहे। जी जी, हम तो अमल करने वाले लोग थे ना। इमरान ने कहा था कि रियासत मदीना है। अगर आप लोग आज ये कहकर जान छुड़ा रहे हैं इमरान की कि जी फलाने ने भी झूठ बोला, भाई फिर उनमें और इसमें फर्क क्या रहा? फिर आप किस चीज पर इतना उछल रहे हैं? इरफान साहब इनकी बात मुकम्मल हो जाए। इरफान साहब, हाँ इरफान साहब इनकी बात मुकम्मल हो जाए प्लीज। देखिए, जब आपने अवाम को ये कहकर वोट लिया कि जी ये रियासत मदीना होगी जहाँ उम्र फारूक से ये सवाल हो सकता है तो सारों से हो सकता है, ठीक है। आपसे घड़ी पर सवाल होता है तो आप पहले तो आप डिक्लेयर करते हैं जी मुझे पाकिस्तान की अदालतों पे यकीन नहीं है, मैं लंदन और दुबई में केस करूंगा। ये कहा ना खान साहब ने जी, या ये करना मुकर जाए कि नहीं कहा जी उन्होंने, ये आप लोग पल्ले से कह रहे हैं। अच्छा, जब आपको पाकिस्तान की अदालतों पर यकीन नहीं है और आप 3.5 साल में अदालतों का कुछ नहीं कर सके, आपने उस पर तो यकीन कर लिया जिस बेगैरत इंसान ने आपको सादिक अमीन कहा था, जो पाकिस्तान की अदलिया का सबसे बड़ा जुर्म किया, जिसने पाकिस्तान में अगर जुर्म की तारीख लिखी जाएगी ना तो साकिब निसार का नाम सरे फहरिस्त नहीं बल्कि वो किताब से भी बाहर लिखा जाएगा। जो मोहल्ले का बोर्ड है ना उस पर पहले लिखा जाएगा, किताब तो अंदर कमरे में पड़ी होगी। ठीक है, ये साकिब निसार
कह रहा था कि मेरे पास सच्चे कागज नहीं है, उसने कहा भाई कागज मैंने देखने, फैसला मैंने करना, तू भेज खाली कागज भेज, और खाली फैक्स पर कुछ भी नहीं लिखा था उस पर, क्योंकि इमरान खान का न्याजी एक्सप्रेस का जो लंदन का अकाउंटेंट है ना जावेद खान, वो खान साहब से आज तक नहीं बोलता इस बात पर। उसने कहा जी मैं झूठा कागज नहीं बना के दूंगा, खान साहब ने खाली कागज फैक्स करवाया लंदन से, ठीक है, उसमें सादे कमीन इसने कहा है, क्योंकि कागज वो देखा ही नहीं किसी ने। या तो देखे आज अदलिया में आज मत बोले, मुझे जी 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 देखिए जिसको मेरी बात पे यकीन नहीं है वो कागज निकलवा ले जिसपे इसने सादे कमीन। इरफान साहब आपका पूरा जवाब लूंगा, इनकी बात खत्म हो जाए, आप पूरा जवाब दीजिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये साहब है और सब मामला आपके जानते हैं, तो ये कैनेडा में बैठे क्या कर रहे हैं? ये चाहे अपनी खिदमत दे जाके वहाँ पे पाकिस्तान में। अरे वो आपकी तरह अपने तज़िया दे रहे हैं इरफान साहब, वो सपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं, वो आपको तज़िया दे रहे हैं अपना, वो आपको अपना तज़िया दे रहे हैं। सॉरी वाली बात है ना, क्या करें इमरान के साथ रह के उसके जिक्र करें जाए, हमें ना ये मशवरे देंगे हम पाकिस्तान जाएंगे। सॉरी आप इमरान खान नहीं इरफान साहब, जिस तरह आप अपना बयानिया दे रहे हैं इसी तरह वो मेरे भाई अपना तज़िया दे रहे हैं। इरफान साहब आप उनकी बात को सुनिए, आप उनको मशवरा ना दें। जी नहीं जी 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 देखिए बात ये है, जिसको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, देखिए वो जाके पाकिस्तान में अदलिया को हायर कर ले, लॉयर्स को, बिल्कुल कागज निकलवा ले, बिल्कुल सही कागज निकलवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मतलब इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा इस मुल्क का अलमिया क्या होगा कि खान साहब को कौन मतलब मत लगाएगा कि आपने अपने ही मुल्क की अदालत को कहा मुझे इस पे यकीन नहीं है, मैं दुबई और लंदन की अदालत में करूंगा जाके। सही सही सही। अगर अब खान साहब ने वो मुकदमा ना किया, सही, खान साहब के मानने वाले जो है ना वो दुनिया के सबसे बड़े बेगैरत होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। हमारे पास एक और कॉलर है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। जी हेलो जी, और आप बहुत ख्याल से सुन रहे हैं उनको। सबसे बड़ा बगैरत तो मलक यूं था जो मियां साहब ने उसको शहबाज शरीफ ने कॉल की थी, उससे बड़ा बगैरत वो चौधरी था जिसको मदीना में खड़े, मक्का में खड़े होके ये रिश्वत दे रहे थे मियां साहब बैठ के, तो वो तो बगैरत वाला था, उसने जाके खुदकशी कर ली और मर गया। और ये बगैरत सारे के सारे अभी जिंदा है जो जाके मक्का में जाके लोगों को रिश्वत देते हैं, और ये बैठ के लोग चीफ जस्टिस को बगैरत कह रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत। जी फैसल, हेलो जी असल में मुझे लगता है कि इरफान साहब भी जो है वो भी बिहारी है। तो फैसल कॉलर को कुछ नहीं कहना, कॉलर को कुछ नहीं कहना, आप अपना बयान दो। नहीं वो फिर पता क्या है, नहीं फैसल ये पलट गया ना, फैसल ये अगर आप उनका नाम लेके कहेंगे, आप फिर वो आपका नाम लेके आपको भी कुछ कहेंगे। नहीं वो फिर नहीं चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी इरफान साहब, चिकने गधे को कभी फर्क नहीं पड़ता, उससे आप जितना मर्जी पानी खाएंगे वो फिसल जाता है। और इसलिए जो बेशर्म लोग होते हैं ना, जिनके अंदर कोई शर्म हया नहीं होती, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको कह दें। लेकिन जो गैरतमंद लोग होते हैं वो गुस्सा खा जाते हैं और वो पलट के जवाब देते हैं। लेकिन जो लोग शर्म हया नहीं रखते, वो उनको आप कुछ भी कहें वो आगे से जिताई के आपको हंसते हुए नजर आएंगे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन वो जो हमारे साहब आए थे उन्होंने बिल्कुल साफ बात की और मैं एग्री हूँ। उन्होंने जो कहा कि अब्दुल कयूम जो था जस्टिस, उसको क्या वो अपना हदीसें सुनाई थे शहबाज सिंह साहब, ठीक है, मगर अरशद को यहाँ पे अल्लाह के घर के पास जाके मदीना में उसको रिश्वत दे देते, क्या वो नहीं था उनका बेटा नवाज हुसैन बकाया? आप लोगों को या कुछ याद ही नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बयानिया दिया इमरान खान ने रियासत मदीना का, तो क्या भाई उसने कोई जुल्म किया? ठीक है, वो उसकी तकमील नहीं कर सका, उसने जो काम चाहिए, तो क्या ये बात कहनी उसने कोई जुल्म किया, कोई गुनाह किया? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप तकरीर करते हैं ऐसी बात की कि जो कि एक हक और सच बात है। उसने अपनी कोशिश क्यों जाहिर किया कि मैं चाहता हूँ कि ये भी रियासत मदीना की तरह हमारा मुल्क बना। तो क्या ये कोई बात था, कोई गुनाह था? हद हुई आप लोगों के अंदर कि आप लोगों की जमीन बिल्कुल मुर्जा हो चुके हैं वसीम नकवी साहब, और आप लोग ये बिल्कुल एक मोदी जैसे क्या है। सर आप हमारे जमीरों को तो मुर्दा ना करार दे दें,
आप हमारे जमीरों को तो मुर्दा करार ना दें। इनका सवाल खत्म हो गया वसीम भाई। इसको देखें, ये कह रहे हैं ना, देखिए घड़ी चल के रियासत मदीना नहीं गई थी। खान साहब को घड़ी की क्या जरूरत थी? उन्हें लेने की क्या जरूरत थी? चले, मतलब है वो अवाम नहीं ठीक कर सके, वो अदालत नहीं ठीक कर सके, वो महकमे नहीं ठीक कर सके, वो जज नहीं ठीक कर सके, अपनी जात तो ठीक कर लेते ना। ये उनकी जात के साथ ये जुर्म लगा है। ये अकल को हाथ डालें। और अरशद मलिक को अब इंशाल्लाह, मैं आज आपको नकवी भाई ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, अरशद मलिक का जब भी सही केस खुला, ये इमरान खान का नाम उसके कत्ल में आएगा। वो मरा नहीं है, उसको कत्ल, उसने उससे ये बयान दिलवा कर कि मुझे जी वहां पर रिश्वत दी गई और उसे मार दिया गया। उसको निकाला क्यों? अगर वो ठीक था तो उसे निकाला क्यों भाई? आपने सस्पेंड क्यों किया खान साहब? ठीक, इरफान साहब 1 सेकंड होल्ड करें। इरफान साहब होल्ड करें। आप अपनी इज्जत जी नहीं बोले, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी दूसरी बात, ये अभी जो आपके लियाकत साहब आए थे ना, ये लाहौर के ये लोग आगे थे, पता नहीं ये वहां से फारिग लोग थे, इनकी अगर वहां पर औकात होती तो ये अमेरिका में आज 50 साल से धक्के ना खा रहे। नहीं सर, वो नहीं किसी कॉलर का नाम ना लें, मेरे पास बस 1 मिनट रह गया, बस 30 सेकंड। जी मैं वापस ले लेता हूँ। इस तरह के लोग वहां पर, उन्हें सिस्टम का नहीं पता। ठीक है, टीवी की खबरें मलिक कयूम ने जी दिया, ठीक है, फलाने ने ये कह दिया, और उस पर आके वो सियासत जी ABC का नहीं पता। ठीक है, प्रैक्टिकल में ABC का नहीं पता। ये जब उतरते हैं ना एयरपोर्ट पर, ठीक है, कस्टम वाले सफाई देख के ना इनकी पैंट गीली हो जाती है। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीधी मलिक कयूम की करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत थोड़ा रह गया, बस 30 सेकंड रह गया मेरे पास। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे फैसल? जल्दी से बताइए। देखिए जल्दी से। अभी देखिए अभी जब जन्नत की नॉमिनेशन का वक्त आया था, जी सिलेक्शन का वक्त आया था, कितनी बातें करी मान। ठीक है। आखिर में क्या हुआ? आखिर में ये हुआ ना कि आपके जो है इसाक डार साहब मिले हैं सदर आदमी साहब से, ठीक है, और वहाँ ये डिसाइड हो ठीक है कि उन्होंने किस जनरल को सिलेक्ट किया है। सही है। आखिर में इमरान साहब का ये होगा कि इन्होंने असेंबली में जाना कुछ नहीं करना है। बस बहुत शुक्रिया फैसल भाई। इनका जो है ये मार्च अब खत्म हो गया है, ठीक है, कुछ नहीं है, आखिर में असेंबली पे जाएंगे, इसके ठीक है, कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। जी इरफान भाई, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे पास 30 सेकंड है आपके लिए। जी बोलिए। बस आप खुश खुरम रहे और आपके तमाम कॉलर भी रहे, लेकिन हकीकत को जो है वो हमेशा बताना चाहिए, सच को बोलना चाहिए। और अगर आप किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बात कही आज की, और आपके सब नाज़रीन का अल्लाह हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम। बहुत खूबसूरत बात है। अगर हम किसी की तरफ 1 उंगली यूं उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी अपनी जात की तरफ होती है। हमें किसी को भी बात करने से पहले अपने आप को अपने थोलना चाहिए, सोचना चाहिए। मजीद कॉल्स आ रही हैं, आज हम नहीं ले सकते, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह मंडे को फिर इसी प्रोग्राम के साथ समीना जबीन आपके सामने हाजिर होंगी। मुझे वसीम नकवी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।